अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? अच्छा जनाब, मज़े में रहना बड़ा ज़रूरी है, एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि मौसम ही ऐसा है और कराची वाले मौसम को बड़ा एंजॉय करते हैं। अच्छा भाई, ख़वातीन जो हैं उनका बहुत ज़्यादा रुझान होता है शॉपिंग के ऊपर, तो सेल भी लगी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा कराची के मौसम की बात कर लेते हैं। कराची का जो मौसम है, तो कराची वाले हो जाए होशियार, मतलब होशियार रहना बड़ा ज़रूरी है, अलर्ट रहना बड़ा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कल से बादल बरसने को हैं तैयार। जी हाँ, कराची में बारिश होने जा रही है जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक। और ये बारिश जब होगी तो डेफिनेटली मौसम अच्छा हो जाएगा, कराची वाले एंजॉय करेंगे। अच्छा जनाब, बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी मामूली इजाफा मुतवक्के है, तो शदीद सर्दी की लहर एक दफ़ा फिर से आने वाली है। इसके अलावा जो है वो क्या हो रहा है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और ड्रामा इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कल भी हम एक ड्रामा सीरियल के बारे में बात कर रहे थे जिसने धूम मचाई हुई है और सबा कमर शी इज़ अमेजिंग। केस नंबर 9 ले लें या फिर उनका ये एक और ड्रामा मोमा, ये भी बहुत अमेजिंग जा रहा है। लेकिन मोमे ड्रामा में जो ये मोमा ड्रामा है, इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इसके जितने भी किरदार हैं ना, ये बड़े फेमस जो हैं वो किरदार हैं और इसमें सारे एक्ट्रेस ही जो है, एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस बड़ा ज़बरदस्त जो है वो काम कर रहे हैं। एक ऐसी प्यारी सी एक्ट्रेस मेरी बहुत फेवरेट है, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है शो में। इनका नाम है जी हिना रिजवी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग हिना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सबा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है ना। ये बताएं कि एक तो आप इस ड्रामे में इतनी प्यारी लग रही हैं, उसका राज क्या है? आपकी जो आईज हैं वो बड़ी स्पार्कलिंग है, उसका राज क्या है? फिर बात करेंगे ड्रामे पे और ओवरऑल जो है वो जो कुछ भी चल रहा है हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में, उसके बारे में बात करेंगे। जरूर जरूर। देखिए, ड्रामे के हवाले से तो मैं इतना कहूँ कि जब मुझे इसकी ऑफर दी इरम बिनते शाहिद ने, हाँ। एमडी में से, एमडी जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है जी वहां जी। से, तो मुझे शुरू में तो जब उन्होंने डेज बताया, नंबर ऑफ डेज, आई वाज लाइक कि सीरियल है, इतने कम दिन है। उनका कि नहीं, यू वोंट अंडरस्टैंड इट लाइक दैट, इसमें बहुत सारे गेस्ट अपीयरेंसेस हैं और हमने सब में ही जो है ना, वी ट्राइड कि हम बहुत अच्छे एक्टर्स को कास्ट करें, नॉट जस्ट लाइक किसी से भी रैंडमली करा लें। हाँ। तो व्हाइल आई वाज ऑन शूट मुझे समझ आई ये बात कि नहीं, ठीक है, हाँ। डिस्पाइट द कैरेक्टर बीइंग वेरी शॉर्ट विद इन दिस स्क्रिप्ट, यस। उसकी एक स्टिल बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ये ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स ये वो वाली माँ है जो समझ जाती है, जिसकी एक इंस्टिंक्ट इतनी स्ट्रांग है कि शी सेंसेस कि नहीं यार, अगर मेरी बेटी खाना नहीं बना रही है और हाँ। उसका शौहर उसको इग्नोर कर रहा है या उसका फोन नहीं उठा रहा है, उससे बात वक्त से नहीं करता है, तो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। क्योंकि अभी विद इन द स्टोरी, जब ये स्टोरी आगे ग्रेजुअली मूव करेगी तो आप डिस्कवर करेंगे कि कोई इसके भी ऐसे सोचने की एक वजह थी। हालांकि हस्बैंड हैज नेवर चीटेड हाँ और वो बिल्कुल एक अच्छा आदमी दिखाया, ये चीज रजिस्टर भी हो गई है। सही। लेकिन ये कहीं ना खवातीन में ये चीजें नेचुरली पाई जाती हैं, तो बस वही है। हाँ। अच्छा, उसमें ना जिस तरीके से आप वो कैरेक्टर प्ले कर रही है ना, दैट्स अमेजिंग। मतलब एक होता है कि कैरेक्टर प्ले कर देना, भाई ठीक है, आपको कैरेक्टर दिया, आपने एक्टिंग कर दी, लेकिन आप उसके अंदर जिस तरह से इन्वॉल्व होकर एक्टिंग कर रही हैं और जिस तरीके से आप अपनी बेटी को गाइड कर रही होती है कि नहीं देखो, मैं तुम्हें पहले ही कह रही हूँ, कॉल करो, बार बार कॉल करो, अच्छा आपके सबा, एक्सप्रेशंस और वो इन्वॉल्वमेंट जो है ना, ये एक एक्ट्रेस के लिए जो है ना बहुत बड़ी बात होती है। और किसी भी प्रोडक्शन कंपनी के लिए, ड्रामा प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए इतना अच्छा एक्टर मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। यूजुअली है ना, आप भी जानती हैं हमारी इंडस्ट्री में इस लेवल की एक्टिंग नहीं हो रही है। नहीं, ये आप सबका बड़ापन है अगर आपने उस चीज को समझा या बिल्कुल। पहचाना। हाँ। लेकिन मैं स्ट्रांगली फील करती हूँ एज एज एन एक्टर माई सेल्फ हाँ। पर्सनली, कोई सा भी किरदार हो, चाहे सही। वो, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे माई ही कैरेक्टर्स एंटायर, माशाल्लाह हाँ बहुत अच्छे रहे। मैंने हाँ। बड़े वर्सटाइल कैरेक्टर्स किए, जो कि नहीं हाँ। होता बड़ा एक एक जो है ना, जिसको कहते हैं ना कि एक बिल्कुल सेम चीज हर बार रिपीट हो रही होती है हर किरदार में। लोगों के लिए अगर वो माँ है तो वो सिर्फ माँ ही है हाँ। और वो माँ ही बनती चले, जो कि ठीक है, हमारे पास लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, वी डोंट हैव मच। यस। लेकिन मेरे साथ क्या है कि आई ट्राई कि मेरा हर किरदार बड़ा यूनिक बने। और क्योंकि मुझे एक्टिंग पसंद है करना एज अ प्रोफेशन, आई एम नॉट जस्ट डूइंग इट कि जी सिर्फ एज अ प्रोफेशन कर रही हूँ एंड दैट्स इट, इसमें इंटरेस्ट ना हो, नहीं, मेरा बहुत इंटरेस्ट है अपने काम में। सही बिल्कुल। आई गिव माई हार्ट एंड सोल टू अ कैरेक्टर। और फिर अच्छी बात इस प्रोजेक्ट के लिए ये रही कि द हाँ। डायरेक्टर वाज सो अकोमोडेटिंग, हाँ। सो अंडरस्टैंडिंग, हाँ। शकील भाई।
तो शकील खान में ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि आज के टाइम में कोई भी डायरेक्टर इतना डिटेल के साथ ना आपको सीन या किरदार नहीं समझाने का वक्त देता। दैट्स ग्रेट, बिल्कुल सही कह रही हैं कि बात वो वो ये ना बहुत कि इन्वॉल्व थे। हाँ, इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से आपकी है ना वो बहुत अमेजिंग है। अच्छा, थोड़ा सा जी ये बताएं है ना जी। कि थोड़ा सा सस्पेंस जो है उसको डिस्क्लोज करें अगर आप कर सकती हैं कि क्या मतलब क्या होने क्या जा रहा है आगे मजीद। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी हाँ। सबा, मुझे खुद भी नहीं मालूम है अच्छा। क्योंकि हाँ, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है जब आपको एक प्रोजेक्ट की ऑफर करते हैं तो बेसिक स्टोरी लाइन समझा दी जाती है, हाँ। लेकिन उसमें विद इन द एपिसोड्स क्या अनफोल्ड होता है, हाउ द स्टोरी ग्रेजुअली मूव्स फॉरवर्ड, ये चीज जो है ना वो जब तक वो पिक्चराइज ना हो जाए ना सही तरह आप शायद स्क्रिप्ट सुनकर भी नहीं समझ सकते। स्क्रिप्ट सुन के भी नहीं समझ आती। अच्छा हिना, हाँ। जिस तरह से अभी आप कह रही है ना कि इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि गेस्ट अपीयरेंसेस देंगे ऑब्वियसली एंड दे विल हम्म। गो आउट, तो हम्म। आपका जो कैरेक्टर है मुझे लगता है मतलब जिस तरीके से आपको पसंद किया जा रहा है जो आपका कैरेक्टर है, आप मतलब एक होता है ना कि आपका कैरेक्टर उस तरह से अगर मेन ना भी हो लेकिन वो आपकी परफॉर्मेंस के लिए मेन बन जाता है। लोग बैठ के ये देख रहे होते हैं कि यार अब इसकी जो मदर है, इसकी जो वालदा है, ये इसको क्या सजेशन देंगी, या ये इस ट्रैप को पकड़ेंगी, या ये जाके सबा कमर को जो है वो पकड़ के कहेंगी भाई ये तुम क्या कर रही हो मेरी बेटी के साथ। तो हम चाहते हैं कि मजीद ये जो आपका ये कैरेक्टर है ना इस ड्रामे में चले, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि जल्दी जल्दी अब ये कैरेक्टर्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, जल्दी जल्दी ये इस तरह से रैप अप होते जाएंगी स्टोरीज। हाँ हाँ, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसने भी आई थिंक जो मेरा अंदाजा है हाँ। आफ्टर 2 मे बी मैक्सिमम 2 और 3 मोर एपिसोड शायद ये खत्म हो जाए अच्छा अच्छा ये अच्छा अच्छा। किरदार। ओ ओ हाँ, क्योंकि इसमें ओ, सब वी विल थोड़े मिस थोड़े यू टाइम ना। के लिए जब तक वो नहीं नहीं कोई इशू नहीं, कोई हाँ इशू हाँ, नहीं, आगे एक और इससे भी अच्छा प्रोजेक्ट एमडी ही प्रोडक्शन का आ रहा है, दैट्स ग्रेट। उसमें तो यू विल सी मी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। उसमें आई एम प्लेइंग मोहसिन अब्बास हैदर्स मदर, और वो कोई मतलब उसके पेरेंट्स ही इन इटसेल्फ जो है वो हाँ इतने अच्छे लोग दिखाए हैं। मेरे ऑपोजिट शामिल खान है, हाँ, इज प्लेइंग मोहसिन्स फादर। दैट्स तो ग्रेट। वो उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी हाँ। अच्छी है, और अब्दुल्ला बादनी उसके डायरेक्टर हैं, और बहुत ही हमने उसको तो बहुत ही खुलूस और मोहब्बत के साथ शुरू, वैसे तो सारे ही सारे प्रोजेक्ट्स जो है प्रोजेक्ट वो हाँ। तवज्जो तवज्जो उनको पूरी होती है हमारी, लेकिन हाँ क्या है कि क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डेज भी ज्यादा थे, हम हाँ। उसको मुसलसल समझ लें कि कोई जून से लेकर अप टिल नाउ हम उसको शूट करते आए हैं। उसके स्पेल वाइज हम काम करते रहे, इस्लामाबाद हर महीने में जाती थी, हाँ और वहां पे उसके 10-15 दिन इन स्ट्रेच काम हो रहा होता था। अभी भी उसका थोड़ा सा पैच वर्क रहता है जो मोस्ट प्रॉब्ली यही कराची में होना है। हाँ, सही। तो वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और उसके अंदर भी मेरा किरदार बहुत अच्छा है, बहुत बिल्कुल पॉजिटिव, बहुत अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, और वी विश यू ऑल द बेस्ट। आपसे डिस्कशन जो है वो है। कंटिन्यू करेंगे और फिर वापस आएंगे तो पूछेंगे कि भाई ये जो इन्होंने एक कैरेक्टर बनाया कमर का, इनका प्रॉब्लम क्या है, इनको प्रॉब्लम क्या है शादीशुदा लोगों से, ये जानेंगे हिना से भी क्योंकि वो खुद ड्रामे में जो है इस कैरेक्टर में भी हैं। तो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। हिना रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम कर रहे हैं ढेर सारी बातें, और हमें मामा ड्रामा सीरियल, इसके अलावा ड्रामा इंडस्ट्री में क्या कुछ हो रहा है इसके हवाले से बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें पता चल रही हैं जो कि लोग जानना चाहते हैं। हिना, ये बताइए कि ये जो ड्रामा सीरियल है इसमें सबा कमर का जो कैरेक्टर है एक्चुअली ये किस तरह का कैरेक्टर बनाया है? मतलब ये एक ऐसी खातून है जिनको इस बात में बड़ी दिलचस्पी है कि वो जो शादीशुदा लोग हैं उनका तलाक़ें कराती रहे, उनकी डिवोर्स कराती रहे, मतलब ज़रा सा भी अगर उनको फील होता है कि किसी के हस्बैंड ने अपनी वाइफ से झूठ बोला है तो भाई उसका घर तोड़वा दो, उसकी डिवोर्स करवा दो, उसके लिए इतनी मेहनत करना, पूरा प्रॉपर जो है वो वहाँ मिरर लगा हुआ है घर के अंदर, और सुनना, ये किस तरह का कैरेक्टर बनाया है? कि ये चीज अभी शुरू हुई है ना, अभी तो शुरू के चंद एपिसोड्स ऑन हाँ एयर हुए, हाँ हाँ, ग्रेजुअली जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड मैंने बताया होती जाएगी, इसमें बहुत सारे लेयर्स जो है ना वो खुलते चले जाएंगे। सही। अब आप साइकोलॉजिकली अगर देखें, इट्स बेसिकली जो सबा का कैरेक्टर है इसमें, वो उसको साइकोलॉजिकली ऐसा एक इशू हो चुका है उसके साथ, मे बी शी इज बीन सो ट्रॉमेटाइज्ड। उसने जो फ्लैशबैक्स में आती है ना, फ्लैशबैक्स में बिल्कुल दिखा रहे होते हैं कि वो उनके पिछले वो हस्बैंड का और चीज सारा उसके कुछ। हाँ आसाब पर यूं असर कर चुकी है कि अब वो उसके अंदर, और ये साइकोलॉजिकली आप अगर वर्ल्ड ओवर क्रिमिनल केसेस देखें, हाँ हाँ या मर्डर केसेस देखें, सीरियल किलर्स के आप केसेस देखें, अल्लाह माफ करे, मैं नहीं कहती हूँ कि ये होना सही है कि आपके साथ ज्यादती हुई तो आप भी वो बन जाओ, हाँ हाँ, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में कुछ लोग हैं जो संभल के अपनी जिंदगी में ग्रो कर जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं उस चीज से, एक कॉम्प्रोमाइज करके कि ओके एक हादसा हुआ लेकिन वो चीज मुझे कहीं भी रोक नहीं सकती, हाँ। मैं आगे जिंदगी में बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। राइट।
लेकिन कुछ लोग जो बेचारे जरा वीक होते हैं उसको नहीं हैंडल कर पाते, फिर सोशल प्रेशर, लोगों का प्रेशर, बातें, ये वो उनकी साइकी पे इस तरह असर अंदाज होती है वो बातें हम्म कि वो फिर दे बिकम जिसको कहते हैं ना पेशेंट। बिल्कुल इट्स वो बिल्कुल हाँ वो वेलनेस। उस तरह से इम्पेशेंट हो जाते हैं। और मसला सारा यही है ना कि बस इसमें ये दिखा है कि कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जिनकी टॉक्सिसिटी वो दूसरों के ऊपर निकाल रहे होते हैं। वो ये चाहते हैं कि जी हमारे साथ अगर बुरा हुआ है तो कोई और भी इस तरह से सरवाइव ना करे। बिल्कुल, और ये तो अब आपको डे टू डे लाइफ में इस तरह की चीज मिलेगी। अगर कोई हाँ आप बिल्कुल कहीं सही कह रही हैं आप। अपनी सोशल मीडिया पे कोई बात लगा जी दें, जी कोई जी जी। खुशी की खबर लगा दे, तो उसके हाँ नीचे इतना लोग खुन्नस निकालने के लिए आ जाएंगे जैसे पता नहीं कोई खानदानी दुश्मनी थी, 7 कबीलों की हमारी दुश्मनी चल रही थी कि जी हमने तेरा मेहमान मारा तो तू हाँ। भी हमारा मेहमान मारेगा, अच्छा मतलब बिना वो बात के वाले। भी लोग नफरत करना शुरू हो जाते हैं ना, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। खामखाई की आपसे प्रॉब्लम हो जाती है, खामखाई भी जो है नहीं, वो नफरतें हो जाती हैं। हाँ, हाँ मैं हाँ समझती हूँ जब आप किसी को जानते नहीं, आप उसकी जिंदगी के बारे में, किसी हाँ। के बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो हाउ कैन वी जज समबडी यस जस्ट बाय यस। सीइंग देम और देयर लाइफस्टाइल और द वे दे कैरी देमसेल्व्स। भाई आपको पता ही नहीं कि उसका मिजाज कैसा है, वो इंसान कैसा है। दे आर लिविंग और देयर हर ओन लाइफ इंसान, ना। मसला तो सारा यही है कि लोगों को उनकी जिंदगियों में खुश रहने देना, मगर लोगों को बहुत ज्यादा शौक होता है कि बिला वजह आके कोई कमेंट करें, ट्रोल करें। अच्छा है ना, ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतनी प्यारी लगती हैं, इतनी यंग लगती हैं, क्यों हमेशा आप ऐसे जो है ना वो मदर्स के क्योंकि कैरेक्टर प्ले करती क्योंकि है? मैं क्यों वही हमेशा लगूंगी आप जो ऐसे मेरी वालदा एज बन में जाती है। हैं हर ड्रामे में? बहन भी बन सकती हैं आप, कोई और भी बड़ा मजे का कैरेक्टर प्ले कर सकती हैं। देखिए, मेरे लिए ना सबा मुझसे ज्यादा इस बात को जो है ना उन लोगों को समझना चाहिए जो मुझे वो कैरेक्टर्स ऑफर करते हैं। अच्छा। आई अंडरस्टैंड कि मेरा वेट का एक इशू, क्योंकि देखें मुझे खाने पीने का शौक है, मैंने कभी ना तो इस चीज के पीछे लगी हूँ कि मुझे बिल्कुल ऐसे ना स्किन एंड बोन्स बनना है, साइज 0 होना, मुझे इस चीज हाँ का कभी नहीं। मैं कहती हूँ आप है ना, अंदर से टैलेंट जो हेल्दी। होता है ना वो टैलेंट होता है, अल्टीमेटली टैलेंट गोज ऑन। इसका आपके वेट से, शक्ल से या बहुत सारी चीज़ों से ताल्लुक नहीं नहीं, होता। अगर हमारे आप मुल्क में स्क्रीन है, की जो डिमांड हमारे है, हाँ यहाँ वो मेरी तो हम जान, समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, हमारे हाँ मुल्क में बहुत ज्यादा है इस चीज पे, इतना ज्यादा लुक्स के ऊपर टैलेंट तो गया ना तेल लेने के लिए। यहाँ पे जब तक एक वो उनकी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो पब्लिक है या हम्म लोग हैं हम्म या जो लोग सिलेक्शन करने के लिए आपकी फॉर द कैरेक्टर्स बैठे, हम्म आप अगर उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे नहीं पूरे उतर रहे हैं तो हम्म। आप बस फिर उनके लिए उसी कैटेगरी में आएंगे जो उनको सही लगेगी। तो ओके। मेरा जहां तक पर्सनली एक सवाल है, आई डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम एनीवन टू प्रूव टू माई सेल्फ कि व्हाट आई एम वर्थ, राइट। तो और या है ना, मेरा जिस तरह काम से जो अभी है। आपने बात की है ना कि हमारे यहाँ जो एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, तो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या है हमारे यहाँ? कि आपने गोरा दिखना है, बोटॉक्स प्रॉपर होना चाहिए, कहीं से कोई रिंकल्स, भाई फाइन लाइंस बहुत कुछ नहीं सारी दिखना चीजें चाहिए, हैं, ये वाले बहुत स्टैंडर्ड्स सारी हैं ब्यूटी चीजें हैं स्टैंडर्ड्स? उसमें। हम्म देखें, हम्म ऑब्वियसली मैंने तो कभी डे वन से, इवन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, मैंने कभी भी एकदम हीरोइन बनने की ख्वाहिश मुझे थी नहीं, बिकॉज मैं डिफरेंट किरदार करने में यकीन रखती हूँ जहाँ मैं गेटअप्स कर सकूँ, जहाँ मैं वो ना लगूं जो मैं एक्चुअल लाइफ में हूँ। राइट। अब समवन लाइक मी प्लेइंग अ 75-80 साल की दादी वाज वाई वाई नॉट, प्लेइंग 75-80 साल की दादी? वो द थिंग आई कॉमेडी एम था आस्किंग मेजर, यू ना। वो हाँ हाँ। दैट वाज एग्जैजरेटेड कॉमेडी। आप देखिए ना उस पूरी स्टोरी को उठा के देखिए तो उसमें जो मेन हीरोइन भी हमारी थी वो इस तरह की क्रेजी हरकतें कर रही होती थी जो हाँ। नॉर्मल लाइफ में शायद लोग ना करें, बड़ी एडवेंचरस सी होती है और फिर उसके अंदर बड़ा कुछ हो रहा होता है। तो वो एक नाम ही फेरी टेल इसलिए था क्योंकि उसमें हर चीज जो है ना वो बड़ी फैंटेसी जैसी हो रही थी। राइट। दैट वाज अंडरस्टैंडेबल। उसके बाद जब मुझे दोबारा वो चीज, मैंने फिर एक टेलीफिल्म थी उसमें भी दादी का किया, वो भी क्योंकि कॉमेडी थी, हॉरर हॉरर कॉमेडी इस तरह चली। लेकिन जब मुझे लगा ना कि नहीं यार, अब ये हर रमजान में चाहे वो कॉमेडी हो या ना हो, वो ना चाह हो। रहे हैं कि हाँ। आई रिफ्यूज्ड। ओके। आई रिफ्यूज बिकॉज देखिए दैट्स गुड। टाइप कास्ट होना, अब मदर कैरेक्टर है जी, वो कोई और नहीं है, अच्छा जी इनसे बात कर लो, इनसे बात कर लो, वो जैसे एक वो मार्केट में नहीं एक 4 टूल्स होते हैं, अच्छा भाई ये एग्जैक्टली ब्रश यूज कर हाँ, लेते हैं, इधर ये कर पता कर लेते हैं, लें, ये कर उधर लेते पता कर लें, बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ। तो इस चीज़ से हैं। ना अब बहुत लोग डिसहार्टेड भी होते हैं और बहुत लोगों का मोराल भी डाउन होता है। हाँ मेरे साथ क्या था कि हाँ। मुझे लोग कहते हैं ना जी उसको करना नहीं चाहिए था, तो क्या मैं 6-8 महीने साल भर जो है वो घर बैठी रहूं, मैं काम यस। ना करूं? इट्स माय प्रोफेशन, आई नीड टू रन दैट साइकिल, रन हाँ दैट बिल्कुल लूप सही, बिल्कुल गोइंग ठीक कह ऑन। रही हैं। तो मुझे भी काम करना है, मुझे भी जाहिर है इस प्रोफेशन का हिस्सा हूँ, तो मुझे इसी से अर्न करना है, दैट्स सर्वाइव द करना ओनली है थिंग आई इंडस्ट्री में डू। ऑब्वियसली। हाँ
तो मैं इसलिए बॉदर नहीं होती, मैं कहती हूँ ड्रामा यूं चलेगा, यूं चला जाएगा। असल जो चीज जो पब्लिक से मुझे हमेशा जिसका फीडबैक मिला हाँ। पॉजिटिवली, दैट वाज माय एक्टिंग। कि मैंने ओके। ये देखा, अगर मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया तो वहां जब किसी भी आप सोशल मीडिया चैनल पे वो चलता हुआ एपिसोड, तो मैंने उसमें जो हेट्रेड देखी उस कैरेक्टर के लिए, व्हिच मींस के पीपल वर सो कन्विंस्ड बाय व्हाट आई डिड, कि ओके। राइट। उन्होंने उस किरदार से शदीद, मतलब लिटरली ऐसे भी कमेंट्स देखे, निगहत को तो तेल छिड़क के आग लगा दो। तो सही। मुझे नहीं बिल्कुल। लगा रहे थे, वो उस किरदार को आग लगा रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली, उसी बिल्कुल। तरह जब मैंने आगो जान किया तो हाय वो हाँ। इतनी अच्छी, उनको मत डांटो ना, उनको ऐसे मत कहो ना। तो दिस इज सही। हाउ द पब्लिक हैज ऑलवेज गिवन मी देयर और पॉजिटिव अभी आपको फीडबैक। कमेंट्स आते होंगे, प्लीज गाइड करें अपनी बेटी को, जल्दी गाइड करें, आप बताएं उन्हें कि क्या हो रहा हाँ, है, क्या सिचुएशन है। हाँ, ये बिल्कुल इस तरह की भी चीजें वहां पे हाँ। मेंशन्ड होंगी, जरूर सही। होंगी, क्योंकि ये देखे ना, ये लोग ना बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं उन कैरेक्टर्स से जो वो देख रहे होते हैं। हाँ। इसलिए मैं समझती हूँ कि मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने हमेशा ऐसी कोई ना कोई चीज की अपनी परफॉर्मेंस से, हाँ। कि जिसमें अगर वो एक बुरी माँ दिखाई है ना, तो उसका अंजाम इवेंचुअली स्टोरी में एंड में गलत ही हुआ है। बिल्कुल सही कह या तो उसका बच्चा मर गया है, रहे हैं। या हाँ। उसने बहुत एक्सीडेंट हो गया, या कुछ भी हुआ, राइट। ठीक है ना। या एक था जिसके अंदर दिखाया था कि मेरा चेहरा जल जाता है क्योंकि मैं हाँ। काले जादू का हिस्सा बन रही होती हूँ, हाँ। और जो कि अल्लाह माफ करे ऐसा ही होता है, जब आप कुछ गलत गलत करते कहते तो हैं आपके साथ। हाँ। karma comes back to you tenfolds। तो बिल्कुल इसी तरह जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स थे उसमें तुम, आई डू माय होमवर्क। सही। बिल्कुल। अच्छा, ये जो अपना होमवर्क करने वाली बात की है ना, ये बड़ा ज़रूरी है, लेकिन आजकल अभी थोड़ी सी बात करते हैं हम, हमारे जो ये जेनजी हैं, अब ये भी हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा है, और बहुत सारे ऐसे सीनियर हमारे जो एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस हैं, वो ये कहते हैं जी सेट पे आते हैं तो उनको सलाम दुआ भी नहीं होती तौफीक कि वो आके सलाम दुआ कर लें, और फिर वो जो उनसे सीनियर होते हैं उनको जाके कहते हैं भाई ये बहुत सीनियर हैं, जाके आप इनसे सलाम दुआ कर लें, अपना इंट्रोडक्शन करा लें। आपका वास्ता पड़ा है ऐसे नए एक्ट्रेस से और एक्ट्रेसेस से? आज से नहीं, शुरू से हो रहा है। शुरू से हो रहा है, एवर हाँ। सिंस मैं कराची में कदम हाँ। रखा था और यहाँ की इंडस्ट्री में मैं काम एक्टिवली करना शुरू हुई थी, हाँ। मैंने तब से ये देखे बेसिकली, जब बहुत ज्यादा हर कोई जो है ना उनको आई वुड से कि सर पे ज्यादा बिठाना शुरू कर देते हैं ना। हाँ। मैं नहीं कहती कि आप किसी को इज्जत ना दें या किसी को जो है ना आप हाँ। प्रोटोकॉल ना दें, सही। लेकिन इक्वालिटी जहाँ पे आती है ना, वहां पे बहुत ज्यादा चीजों में हम लैक भी कर जाते हैं। राइट। और ये इस कौम का जो है ना मिजाज है। अगर कोई अफसर आ रहा है, बड़ी गाड़ी में आ रहा है, तो उसको ज्यादा जो है ना 4 लोग जाके प्रोटोकॉल भी देंगे। अगर कोई छोटी गाड़ी में आ रहा है तो उसको बस 2 लोग जाके मिल लेंगे, हाँ। और वो वेलकम करके जी आइए, बस इतना गाइड होगा वो कि जी आप जाइए, हाँ। और वहां जाके बैठ जाए। सही। तो ये मिजाज हमारे नहीं, मुआशरे का कभी बन ऐसा कोई चुका है। वाकया हुआ आपने देखा हो कि भाई हम तो अपने सीनियर्स की इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और क्योंकि आप काम जानते हैं ना, जिस फील्ड में होता है उसका काम जानता है, वो डेफिनेटली लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब मैं भी जब जर्नलिज्म में आई थी तो हमने भी अपने बड़ों से सीखा, उनकी रिस्पेक्ट की, बट अब थिंग्स आर चेंज नाउ। लेकिन आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ है कि आपको लगा हो कि यार ये तो बड़ी बदतमीजी है, मतलब ये कौन लोग हैं, ये अगर ये एक्टर्स भी हैं? शुमार दफा हाँ। ऐसा हुआ, मैं तो बकायदा आई विल नॉट नेम पीपल हियर, लेकिन मेरे साथ तो इवन मेरे डायरेक्टली नहीं, हाँ। हाँ। बट क्या हुआ कि हम लोग उस शूट पर, क्योंकि वो रात की स्टोरी थी ओके। और कम दिन का काम था, 2 दिन ही मैं ऑन सेट थी, क्योंकि ओवरऑल उस प्रोजेक्ट का ही काम कम दिन होना था। तो अब एक इंसान जो पिछली दोपहर 1 बजे से आया हुआ है और अगली सुबह के 11 बज गए हैं, तो वो कभी लाइन भूल भी सकता है, हाँ। बिल्कुल। कभी उससे कोई गलती भी हो सकती बिल्कुल है। हो तो सकती मैंने है। देखा कि जो साहब उसमें कैरेक्टर कर रहे थे, वो लड़का आउट ऑफ सिटी से आए हुए थे, और काफी वो मतलब उन्होंने काफी काम किया है, अभी रिसेंटली काफी काम कर रहे हैं। सही। सही। तो सही। जिस तरह उन्होंने कहा ना, यार एडी से कहो कि लाइन बताए दादी को, तो मैं सो जो हूँ रूड। ना, अब मैं इससे, अच्छा मेरी क्या आदत है हाँ। कि मैं कभी भी जो है ना बहस में नहीं पड़ती, बिकॉज ये बहस करना भी किसी जाहिल से जो है ना वो जहालत है। बिल्कुल सेम यार। कि मैं कन्फ्रंट करूं कि हाउ डेयर यू से दिस, आपने शाउट क्यों किया, या आपने, भाई आप बोल रहे हो, दैट्स योर कैरेक्टर एज अ पर्सन। अगर आप पढ़ लिख कर भी आप में बड़ों का अदब नहीं है, या चलो आई वुड नॉट से कि जी मैं उनसे कोई बहुत ज्यादा बड़ी होंगी, हाँ। लेकिन हाँ। इन टर्म्स ऑफ माई करियर और जो टाइम मैंने इंडस्ट्री में गुजारा, उस लिहाज से मैं सीनियर हूँ। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल जब कराची आके काम किया कुद्दूसी साहब की बेवा में, तो नो मैटर व्हाट, हिना दिलपजीर आपा वाज माय लाइक, अपने काम के हवाले से, हाँ। और जो जितना वो फेमस थी, शी वाज ऑलरेडी देयर एज अ स्टार।
सही। एंड आई हैव फ्रॉम डे वन रिस्पेक्टेड दैट फैक्ट सो मच हाँ, कि आज भी आप देखें, मैं हिना के साथ जाके जब काम करती हूँ, बुलबुले का हम कुछ कर रहे होते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट पे अगर आपना सामने हाँ, किसी जगह पे, हमारी इतनी दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, आपस में, हाँ। इतना खुलूस, इतना प्यार। इस तरह परवीन हुँ, आपा भी है, हुँ, परवीन अकबर, हुँ, सबिया हाशमी है, जो जो मतलब मेरे साथ जिन लोगों ने बहुत एक्टिवली काम किया। हुँ, हुँ, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, मेरे जूनियर्स भी आते हैं, उनसे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती, हुँ, बिकॉज़ आई वुड ऑलवेज़ बी देयर टू गाइड देम। अगर राइट। उनको मुझसे कहीं हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। अच्छा, ये अच्छा अगर है आप ना, एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी और वो ये है कि आजकल ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ सामने आ रही हैं। मतलब लेजेंड्स जो हुँ, हैं वो लेजेंड्स के हवाले से भी बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्टर्स जो हैं आपस में हुँ, हुँ, जिसको कहना चाहिए ना तनकीद भी कर रहे हैं एक दूसरे पे, जिसमें मेनली जावेद शेख साहब, बुशरा आपा और अभी हुँ, रिसेंटली जो है वो फजीला काजी ने भी काफ़ी शिकवे किए हैं फ़हाद मुस्तफ़ा को लेके ना। एक जी, पॉडकास्ट था तो उनसे पूछा किसी ने कि भाई फ़हाद मुस्तफ़ा, तो उन्होंने कहा जी कौन फ़हाद मुस्तफ़ा, फिर हुमायूं सईद के बारे में उन्होंने कहा भाई हुमायूं सईद के साथ मैं बस इतना करती हूँ कि चाय पिला सकती हूँ उनको। तो आप जब देखती हैं कि आपस में इस तरह से पुराने लेजेंड्स या पुराने एक्टर्स गिले हुँ, शिकवे कर रहे होते हैं तो उसके बीच में बहुत सारे ऐसे ट्रोलर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जो बोलना शुरू कर देते हैं ये हुँ, बात को हुँ, समझे बिना कि आपस में उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपस में उनके क्या हुँ, मसाइल हैं, लेकिन लोग जो हुँ। है वो कहना चाहिए ना कि आग लगाने का काम शुरू कर देते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या जो है वो कमेंट करेंगी? क्योंकि इन दी एंड बुशरा आपा हों या जावेद हुँ, शेख हों, ये लेजेंड्स हैं हमारे। अगर आपस में इनकी कोई बेशक, तकरार हो बेशक। गई, कोई बात हो गई, तो बैठ के इंटरव्यूज़ के अंदर उसको जो है ना वो तीली लगाना और आग लगाना और मसाले लगाना, ये कैसे देख रही हैं आप? 2 लोगों का मसला है ना, अगर 2 लोगों का मसला है और वो पॉप अप हो गया है पब्लिकली, हुँ, तो उसके ऊपर हुँ। जो बाकी एक्टर्स हैं वो आजकल बड़े एक्टिव हुए हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ ऐसा कि लगता है दोनों जैसे जैसे ये माशाल्लाह। उनके घर का मसला बन गया। मैं बताऊँ, एक तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है हाँ, कि बुशरा जी भी और शेख साहब भी बहुत इनकी पुरानी दोस्त, हाँ, ठीक है ना? एंड दे आर डियर फ्रेंड्स। और जितना मैं शेख साहब को जानती हूँ, मैंने बहुत माशाल्लाह मैंने भी काम किया, मेरी बहनों ने उनके साथ बैक इन टाइम बहुत काम किया। हाँ, हाँ। एंड बुशरा जी को भी मैं मुझे आप सबको ही पता है, शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। वो हँसती मुस्कुराती रहती बहुत है, पॉज़िटिव। हमेशा जी, जी, मज़ाक जी, जी। करती रहती है, एंड आई लव दैट हुँ। अबाउट हाँ, सच अ लाइवली स्पिरिट। हाँ, तो अगर इतने पुराने दोस्तों में कोई एवी उन्होंने छेड़ में और या जस्ट बाय द वे वाली एक बात कर हाँ, दी, कह दी। तो हुँ, इतना ज्यादा हाईलाइट करके मजीद मैं नहीं समझती कि इन्फ्लुएंसर्स को या जो भी कोई बोल रहा है, ऐसी चीजों को, मैं नेगेटिविटी को फॉलो अप ज्यादा नहीं करती हूँ सबा, हाँ, बिकॉज दैट गिव्स मी अ हेडेक। राइट। इट्स वेरी इररिलेवेंट फॉर माय लाइफ। हाँ, मैं इन चीजों में ना इंडल्ज होना अब जरूरी नहीं समझती। वन शुड ग्रो आउट ऑफ दिस, वन शुड बी मेच्योर इनफ। हाँ, अब बात ये है कि हाँ, जो जनरली, मैं ये हाँ, नहीं कह रही कि उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया या उन्होंने जवाब शिकवा क्यों हो गया, हाँ, ये मैं नहीं हाँ, कहूंगी। हाँ, मगर मैं समझती हूँ कि जो भी अगर पर्सनल बात होती है, भले पब्लिक को उसका पता, मैंने खुद ये रियलाइज किया, हाँ, आपको वाकई में पर्सनल बात ना पब्लिकली आज के दौर में किसी को भी, नॉट एक्टर्स, नॉट हुँ, फ्रेंड्स, हुँ, एनीवन, दे शुड नॉट ब्रिंग इट टू देयर सोशल मीडिया, हुँ, और कहीं भी पब्लिकली उस बात का डिस्कशन नहीं करना चाहिए। हुँ, ये मॉरली एक बात आज के दौर में गलत बनती जा रही है, क्योंकि बिल्कुल। लोग उसको कैसे उस पे रिएक्ट करेंगे, यू जस्ट डोंट नो। इस सिचुएशन किसी की पता नहीं होती है, हाँ, कुछ मालूम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी अपने पे से एक मिसाल दूंगी जी, कि जी, मैंने जी, एक जी। बात पब्लिकली शेयर की। हाँ, अब मैंने वहां साथ ही एक लाइन मेंशन की कि जी प्लीज रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी, यानी दैट वाज प्राइवेसी ऑफ द मैटर के अंदर की बात क्या है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, क्या बिल्कुल हो ठीक है। गया वो तो मैंने खुद शेयर किया, लेकिन अंदर की क्या बिल्कुल, बात है, मैटर ऑफ द उसकी फैक्ट क्या है प्राइवेसी वो को। तो वो बंदा ही हाँ, जानता है जिसके साथ वो प्रॉब्लम हुई है। चलिए बहुत उस चीज। शुक्रिया है ना आपके टाइम के लिए, बहुत ज़बरदस्त आज आपसे डिस्कशन रही। हम चाहेंगे आप बार-बार जो है वो हमारे शो पर आएँ, हमारे शो के लिए टाइम निकालें। बेस्ट विशेज़ एनी फॉर यू, टाइम। आपके ड्रामे के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ और इसी तरीके से आप थैंक यू अच्छा सो मच। काम करते रहें और इसी तरीके से अवाम जो है वो आपको पसंद करते रहे। चलिए जी शो में अब वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएँगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें, आपने कहीं नहीं जाना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सीरियल 10। वेलकम बैक। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हम एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी और इसके अलावा लोग इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, लोग स्ट्रेस को इतना हावी कर लेते हैं अपने ऊपर
कि वो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। और हमारे यहाँ खुदकुशी के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो रिपोर्ट्स नहीं होते, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी परेशानी किसी से डिस्कस नहीं करते। ये भी एक वजह होती है कि इंटरनली उनको डिप्रेशन जो है वो इन्हेंस हो रहा होता है और फिर उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा होता है। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि डिप्रेशन वाकई एक ऐसा मर्ज़ अख्तियार कर लेता है कि उनके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। बट समटाइम्स इट हैपन्स विद लिटिल थिंग्स, यानी अगर किसी को कोई बहुत छोटी सी चीज़ भी परेशान कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। और बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप थोड़ी सी छोटी सी भी बात कहते हो तो वो परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है जैसे पता नहीं कोई क्या कह दिया। इसकी रीज़न ये होती है कि उनका अपना जो ब्रेन है वो उस तरह से प्रेजेंट नहीं होता और वो चीज़ों को बहुत मुश्किल से ले रहे होते हैं और उनको लगता है कि जी ये हमारे लिए परेशानी का बायस है, ये हमारे लिए डिप्रेशन है। कहते हैं कि डिप्रेशन अगर किसी को हो तो वो इस बात से भी हो सकता है कि आपके घर में अगर कोई मुस्तकिल कोई आवाज़ है या आपका पंखा आवाज़ कर रहा है या आपकी सराउंडिंग्स में बहुत सारी ऐसी माइनर आवाज़ें हैं जो आपको टेंशन देती हैं, परेशानी देती हैं। डिप्रेशन उस वजह से भी बन सकता है। और डेफिनेटली अगर आपके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आपके घर में आपके साथ कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हैं, बेरोज़गारी है, या फिर स्टूडेंट्स को बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिनका वो रोज़मर्रा सामना कर रहे होते हैं, तो इस वजह से भी डिप्रेशन बनता है। अब ये खुदकुशी के वाक़यात बढ़ जाना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब क्यों है, इसकी क्या वजूहात हैं और एक्चुअल में इनको कैसे जो है वो ठीक किया जा सकता है, कैसे इनकी थेरेपीज़ हैं, कैसे इनकी रेमेडीज़ हैं और ये किन वजूहात की बायस होता है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान साहब ने, जो कि साइकेट्रिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब ये बताइएगा कि ये डिप्रेशन बढ़ने के जो वाक़यात हैं और फिर ये जो खुदकुशी तक लोग पहुंच जाते हैं, ये अब बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सुसाइडल रेट बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजूहात है? देखिए, जब आप ये कहते हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, मेरा नजरिया ये है कि बढ़ने से अब ज्यादा पता चलते जा रहे हैं, मेनली क्योंकि सोशल मीडिया है जी, और थोड़ा ओपनली लोग इसकी बात कर लेते हैं। वरना सुसाइड हमारे माशरे में बहुत बुरा समझा जाता है, हमारे दीन में भी, तो उसको पूरी कोशिश होती है कि इसको छुपा लिया जाए, लोगों को ना पता चले कि सुसाइड से किसी की मौत हुई है। तो इसलिए केसेस अभी भी जितने एक्चुअल में होते हैं वो हमें पता नहीं चलते, तो नंबर कम पता चलता है। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया की वजह से अब ज्यादा पता चलता जा रहा है कि सुसाइड जो है वो हो रहे हैं। क्योंकि मेरा ये ख्याल है, जैसे आपने अभी डिप्रेशन की बात की, मैंने सुनी, बहुत अच्छी बात है आपने की कि मल्टीपल स्ट्रेसर्स, जितने स्ट्रेसर्स होंगे उसके डिप्रेशन की चांसेस बढ़ते जाएंगे। मगर इसमें एक बात याद रखने की ये जरूरत है कि हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, मतलब कि उदासी की बीमारी, आम उदासी की बात नहीं कर रहे। आम उदासी तो हम सबको होती है, उसकी कोई वजह होती है कि भाई किसी का इंतकाल हो गया करीबी रिश्तेदार का, तो हम उदास होंगे और होना भी चाहिए और ये नॉर्मल रिएक्शन है इंसान का, सही। मगर चंद महीनों में आहिस्ता आहिस्ता वो उदासी कम होगी और वो खत्म हो जाएगी और हम बेहतर भी हो जाएंगे। ये एक नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स ऐसा ही होता है। मगर जो डिप्रेशन की बीमारी होती है, वो जब स्ट्रेस आता है तो फिर उसको सह नहीं पाते और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता जाता है और वो खत्म नहीं होता, उसकी शिद्दत बढ़ती जाती है और वो फिर खुदकुशी अच्छा, ये तक जो बात डॉक्टर साहब पहुंच आपने जाती है। स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है ना, उदासी की बीमारी, इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कीजिए कि ये जो उदासी की बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं डीप डिप्रेशन या एक्सट्रीम डिप्रेशन, सिवियर डिप्रेशन, ये किस वजह से होता है? जी बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा था कि दोनों मरूसियत कि जिस्म में जैसे बाकी बीमारियां होती हैं, नज़ला, जुकाम, बुखार, दिल की बीमारी, गुर्दे फेफड़ों की बीमारी, हमारा बेचारा दिमाग भी इसी जिस्म का हिस्सा है, उसमें भी बीमारी हो सकती है, केमिकल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। तो आप लगा लें 50% वो जिस्मानी वजूहात, मरूसी जेनेटिक वजूहात, और 50% आप स्ट्रेस लगा लें, माहौलियाती असर, एनवायरमेंटल फैक्टर जिनको आप कहते हैं कि हालात खराब हो गए, फाइनेंशियल इशू है, कोई और मोहब्बत में नाकामी हो गई, कुछ भी वो हो सकता है। तो हम एक जनरल फॉर्मूला ये बनाते हैं कि 50% जिस्मानी वजूहात और 50% माहौलियाती वजूहात, ये दोनों मिल के एक जहनी बीमारी बनाते हैं।
सही, बिल्कुल मिलके ये एक जहनी बीमारी बनाते हैं। अब ठीक है, अब ये इन्होंने इसके कॉम्बिनेशन से केमिकल इम्बैलेंस हो गया, जहनी बीमारी बन गई, लेकिन अब फिर ये बताएं ना इसका कंक्लूजन क्या है, इससे किस तरीके से बाहर आया जाए, लोग इसको कैसे, इसकी प्रिवेंशन क्या है, कैसे बचा जा सकता है? बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, हालात तो हर कोई कोशिश चाहता है कि वो अपने बेहतर कर ले, मगर हर किसी से हो नहीं पाते। वो एक पार्ट है जिसके लिए लोग पहले से कोशिश कर रहे होते हैं, और ऑनलाइन सॉरी लोग कोशिश कर रहे होते हैं, मगर जो पार्ट हम लोग इग्नोर करते हैं वो मौरूसी, जेनेटिक, या जो क्या कहते हैं हमारा जिस्मानी मसला है, जो बीमारी है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो मेरा ये ख्याल है, वो कैसे, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो ऐसे कि आप इसको एक बीमारी समझें, और जब आप इसको बीमारी समझेंगे तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसका इलाज कराएंगे, उसकी दवाइयां लेंगे, राइट, तो वो चीज बेहतर होगी। अक्सर लोग कहते हैं, और टीवी पे भी ये चलता है कि भाई फला वो लड़के ने छलांग मार के खुदकुशी कर ली, बिल्कुल, और फिर वजह बताते हैं कि मोहब्बत में नाकामी हो गई। ठीक है, वो एक वजह है, सही, मगर ये नहीं बताते कि पीछे उसको डिप्रेशन की बीमारी थी जिससे वो सफर कर रहा था, वो बढ़ते बढ़ते खुदकुशी तक पहुंच गई, बिल्कुल, और उसका इलाज नहीं हुआ। असल मसला ये है, मोहब्बत हम सभी को जवानी में कभी ना कभी बड़ी शदीद हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह के भी लोग होते हैं ना, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है यहाँ पर। इस तरह के भी लोग होते हैं, आपने सुना होगा, जो अक्सर आप जिनसे मिलते हो कहते हैं जी जिंदगी हमने जबरे मुसलसल की तरह काटी है और हम पे बहुत परेशानियां रही हैं, हमने बहुत मुश्किलात सही हैं, बट फाइनली हम इससे जो है बाहर आ गए हैं, फाइनली अब हमारे ऊपर इतनी मुश्किल नहीं है, परेशानी नहीं है, या सारा कुछ नहीं है। तो वो भी तो लोग हैं जो बहुत सारी मुश्किलात झेल के अपनी तमाम तर जो कहना चाहिए ना चैलेंजेस को फेस करके एक लाइफ से दूसरी लाइफ में जो है वो उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनके हालात बेहतर होते हैं, वो ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, पहले से ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। तो वो भी तो आसाब के मजबूत लोग होते हैं ना, उनके भी जो नर्वस सिस्टम है वो भी तो मजबूत होता है। तो आपने जो बात आज मेंशन की है ना, ये बहुत अच्छी है कि अगर किसी ने सुसाइड किया है तो उसका बैकग्राउंड भी चेक करें ना, कि जिसने सुसाइड किया है वो सिर्फ इसलिए तो नहीं कर लिया कि उसको किसी से मोहब्बत थी, नाकामी हो गई मोहब्बत में, या प्रॉब्लम हो गई, या बहुत सारी ऐसी चीजें थी, पीछे से उसकी हिस्ट्री होगी डिप्रेशन की। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल, मैं दरअसल आपको एग्जांपल दूं, जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको, कि लोग कंफ्यूज होते हैं अमूमन के, यार डिप्रेशन और डिप्रेशन की बीमारी क्या फर्क क्या है। तो एक आसान मिसाल से मैं समझाता हूँ कि फर्ज करें दो बंदे हैं और दोनों के सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही उम्र है, एक ही जॉब करते हैं, एक ही किस्म के घर में रहते हैं, और फर्ज करें दोनों की जॉब चली गई। अब दोनों परेशान होंगे, दोनों डिप्रेस होंगे कि यार पूरा घर हम संभालते थे, बीवी बच्चे हैं, और अब नौकरी नहीं है, पैसे नहीं, कैसे गुजारा होगा, खाना पीना कैसे होगा। तो दोनों उदास होंगे, मगर जिसके अंदर मौरूसियत थी, जेनेटिक्स थी, जिस्म में डिप्रेशन के जीन्स थे, वो जो है उससे निकल नहीं पाएगा, उसका डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, नौकरी ढूंढने की सलाहियत नहीं रहेगी उसमें। मगर जिसमें वो बीमारी नहीं थी, बीमारी के आसार नहीं थे, वो आहिस्ता आहिस्ता उदासी उसकी कम होगी, वो कहेगा यार चलो हाथ पांव मारता हूँ, कोई छोटी मोटी मिल जाए, जॉब मिले, मैं शुरू करूं, कुछ ना कुछ तो आए, और वो कोशिश करेगा, हिम्मत कर पाएगा, कोप कर लेगा उस डिप्रेशन से। मगर जिसमें बीमारी के आसार मौजूद थे वो मजीद उदास से उदास तर होता जाएगा, और इवेंचुअली खुदकुशी के ख्यालात आने शुरू हो जाएंगे, और खुदकुशी तक वो पहुंच सकता है। तो ये फर्क होता कि दोनों में जो शख्स थे, दोनों पे एक ही जैसी स्ट्रेस आई, एक ही जैसी मुसीबत आई, मगर एक उससे निकल गया, एक नहीं निकल पाया। तो हम कहेंगे उसके अंदर डिप्रेशन की बीमारी के आसार मौजूद थे। तो जब स्ट्रेस पड़ा तो वो बीमारी उभर के सामने आ गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ा तो बीमारी उभर के सामने आ गई। प्रिवेंशन क्या है डॉक्टर साहब, इसकी प्रिवेंशन क्या है, कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप। इसका हल ही प्रिवेंशन है। सैडली खुदकुशी तो एक ऐसी चीज है कि एक दफा कामयाब हो जाए तो फिर तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, वो जान तो जाया हो जाती है, जाहिर है। बिल्कुल। तो इसका प्रिवेंशन ही इसका सबसे बेहतरीन हल है। और प्रिवेंशन ये है कि हमें हर जगह, स्कूल, कॉलेजेस, अपने घर में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, इस चीज की एक तो हमें थोड़ा सा इल्म होना चाहिए कि डिप्रेशन होता क्या है, ताकि हम इसको अर्ली डायग्नोस कर सकें, अर्ली डिटेक्ट कर सकें। और इसकी प्रिवेंशन यही है कि लोगों की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाए। अमूमन ये बीमारियां छोटी उम्र में, जवानी में, प्यूबर्टी के वक्त ही नजर आना शुरू हो जाती हैं, इसके आसार दिखने शुरू हो जाते हैं, और हमें वहीं पे उसका मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। अगर उसमें ऐसे आसार नजर आ रहे हैं, उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, उसका थेरेपी कराएं, असेसमेंट कराएं कि यार ये
जो है पहले से ज्यादा डिप्रेस लगता है, अब उदासी वाली बातें करता है, अपने काम सही से नहीं कर पा रहा, कि सही। अगर जॉब करता था तो अब जॉब पे सही से जा नहीं पा रहा, छुट्टियां हो रही हैं, हाँ। ऑफिस वाले कंप्लेन करते हैं यार तुम काम नहीं कर पा रहे हो, वक्त पे राइट। फोकस नहीं है तुम्हारा। हाँ। पढ़ाई करता था तो पहले अच्छे ग्रेड्स आते थे, मगर अब पढ़ाई उसकी डाउन जाती जा रही है। तो ये चंद हमें जो है पॉइंट्स मिल जाते हैं कि उसकी जिंदगी अफेक्ट हो रही है। घर में बहुत बातें करता था, बहुत खुश रहता था, मगर अब खामोश खामोश ज्यादा रहता है। तो ये ऐसी फीचर्स हैं जो हमें इशारा देते हैं कि ये डिप्रेशन की बीमारी की तरफ कोई शख्स जा रहा है, तो उसको फौरन किसी थेरेपिस्ट को, डॉक्टर को, साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू हो सके। सही, जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू हो सके और कम से कम वो जो जिस सैडनेस की दुनिया में उससे वापस आ सके। अच्छा, ये जो उदासी की बीमारी होती है ये ग्रेजुअली स्लोली भी डेवलप होती है और फिर कई सालों तक उसके बाद फिर ये प्रोमिनेंट होती है और फिर इंसान के असाब भी उसी नेगेटिव माइंडसेट के साथ चल पड़ते हैं। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना कितना ज़रूरी है ताकि लोग इस सुसाइडल एक्ट की तरफ ना जाएं? क्या रेमेडी करनी चाहिए, क्या प्रैक्टिस रखनी चाहिए, किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए कि आपके पास जितने भी आपके दिमाग में नेगेटिव ख्यालात हैं वो जगह ना लें? जी बिल्कुल। अच्छा, ये आप सवाल पूछा आपने मुझसे? जी जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ डॉक्टर साहब अच्छा, कि अच्छा। क्या ठीक है। अच्छा प्रैक्टिस देखिए, होनी चाहिए? अब ये आपका एक बड़ा सवाल है। बात ये है कि अब डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में है। हाँ। माइल्ड है, मॉडरेट है, बहुत सिवियर है, तो सबके इलाज, सबका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है। सही। कि अगर बहुत माइल्ड मसला है, थोड़ा सा मसला है, तो उससे बातचीत की जाए, उसके सही। परेशानियां सुनी जाए, और उसको चंद अच्छी एडवाइस देने से भी मामला हल हो जाता है। कि अगर बहुत नेगेटिविटी है उसके माइंड में, नेगेटिविटी भी आपकी डिप्रेशन को बढ़ाती है, तो हम कहते हैं कि भाई सोच अच्छी रखें, और उससे बंदा अच्छा फील करता है। तो बहुत सारे हरबे किए जा सकते हैं कि वो डिप्रेशन से निकले। मगर अगर मॉडरेट है जी, या जी। सिवियर है, हाँ। तो फिर अमूमन दवाई की जरूरत पड़ती है। वो ब्रेन सही। के केमिकल सिर्फ कहने से ठीक नहीं होते, वो दवाई हाँ। की जरूरत पड़ती है। और उसके साथ साथ, दवाई के साथ साथ बातचीत से भी इलाज, जिसको साइकोथेरेपी कहते हैं। कभी कभार जब बहुत शदीद है बीमारी के, खुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं, तो हम कहते हैं ऐसी कंडीशन में तो दाखिल होना पड़ता है, एडमिशन करते हैं हम, क्योंकि बहुत खतरनाक मामला है। क्योंकि अगर उसने अटेम्प्ट कर लिया और कामयाब हो गया तो वो तो जान से हाथ धो बैठेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको जिस्मानी बीमारी की से समझाऊं कि अगर आपको थोड़ा सा बुखार है, 100 डिग्री है, तो हम आपसे कहेंगे कि ठीक है, आप थोड़ा सा रेस्ट करें, और अभी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, हो सकता है पैराडोल की भी जरूरत ना हो, बस आराम से ये मामला ठीक हो जाएंगे। मगर अगर आपको 104 डिग्री का बुखार हो, तो हम कहेंगे भाई आराम से नहीं जाएगा, बल्कि ये तो जान का खतरा हो सकता है। आपको पैराडोल भी देंगे, एंटीबायोटिक भी देंगे, आपको और दवाइयां भी देंगे। तो ये शिद्दत पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या शिद्दत है। बिल्कुल, ये उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उस पेशेंट की जो कंडीशन है वो क्या है। और लोगों को ये देखना चाहिए कि जब उनको अगर सिवियर डिप्रेशन है तो वो उसके लिए कंसल्ट करें डॉक्टर को। और यूजुअली यही होता है कि लोग इसको मिस हैंडल कर देते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कई कई साल तक उनको डिप्रेशन होता है, उनका नेगेटिव थॉट जो है। मैं एक बात और आपको क्लियर करता चलूं कि नफ्सियाती बीमारी जब आती है ना माइंड में, तो लोग कहते हैं नफ्सियाती बीमारी इज इक्वल टू पागल, मैं हूं पागल। लोग ये पागल का वर्ड आ जाता है कि नफ्सियाती की बीमारी का मतलब है कि जैसे वो बंदा होश नहीं रखता, हाँ। और जैसे कोई पागल कोई हरकतें करता है वैसी कोई हरकतें करने लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। जहनी बीमारियां 19% बल्कि 99% बीमारियां जो होती हैं उनमें बंदा अपना होश नहीं खोता। वो बिल्कुल नॉर्मल आपके मुझ जैसा एक शख्स होता है। अगर वो अपने मसले बताए ना तो पता भी ना चले कि तो कोई जहनी बीमारी या जहनी मसला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जिंदगी का कोई एक पहलू खराब हो जाता है, जैसे कि उदासी ज्यादा हो गई, बाकी सोचना समझना उसका बिल्कुल ठीक होता है, या गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया, या घबराहट बहुत ज्यादा आ गई, तो ये सब जहनी बीमारियां है। बिल्कुल। सिर्फ किसी पागल शख्स को हम जहनी नफ्सियाती लोग मरीज नहीं नफ्सियाती कहते। बीमारियों को पागलपन से जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर ऐसा साहब नहीं करना आपके चाहिए। टाइम के लिए, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला और बहुत मुफीद बातें आज हमने अपने शो पे जो है वो आपके लिए शेयर की कि जो आप लोगों की भी जहनी कंडीशन होती है ना, उसके लिए आप लोगों को मेंटल पीस रखना बड़ा ज़रूरी है। अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। और जब आप लाइफस्टाइल की बात करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे लोग अपने लिए मी टाइम नहीं निकालते। अपने लिए मी टाइम निकालें, वो आपके लिए एक हेल्दी एक्टिविटी ज़रूर होगी। चले जी, शो में यह वक्त हुआ हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें और एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हमें ज्वाइन कर रही है, सरप्राइजिंग पर्सनैलिटी, बताएंगे कुछ देर बाद।
वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं सानिया गुल प्लाजा के हवाले से। और सानिया गुल प्लाजा ऐसा कि जिसका सर्च ऑपरेशन जो है वो अब तक जारी है। अब तक इस मलबे को उठाने की कोशिशें की जा रही हैं, आहोबुका, सिस्किया और लोगों की कई ऐसी बातें जो आपके दिल को दहला दें। और जिस तरह के मनाजिर देखने में आए उसके बाद तो ऐसा लगता है जैसे कोई क़यामत गुजर गई हो। लेकिन ओवरऑल अगर हम सियासी पस मंज़र पे बात करें तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हर तरफ ब्लेम ग्लेम का सिलसिला जो है वो जारी है। और ये वो वक्त है जब यूनाइटेड होके इस मसले का सोल्यूशन निकालना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल नज़र नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। हर सियासी पार्टी का अपना अपना मौक़िफ़ है। कराची के स्टेक होल्डर्स तो बहुत हैं, लेकिन मसला यह है कि कराची को ओन कौन करेगा, कराची के मसाइल हल कौन करेगा। इस पर बात करने के लिए एमकेन पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे फारूक भाई, ठीक ठाक हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? आप लोग खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक ठाक। फारूक भाई, जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कराची के अवाम भी जानते हैं। करना क्या चाहिए, ये हुआ क्या है? मतलब इतने इस सिचुएशन तक पहुँचे हम, यहाँ तक नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। और फिर बात वहीं आ जाती है कि अगर इस तरह के वाक़यात हो जाएं तो इंस्टेंट रिस्पॉन्स क्या है? मेरे ख्याल में ये फिर एक बड़ी लंबी दास्तान है ना। समंदर को कूजे में बंद करने की जरूरत है, जाहिर है वक्त की तंगी भी है। देखिए, मुख्तलिफ अदवार अगर उसमें एमक्यूएम की भी मेयर रहे तो एक बात तो वाज़ेह है ना कि उसमें भी लार्जर अम्ब्रेला या इख्तियारात का मंबा और मरकज़ सूबाई हुकूमत थी और वज़ीर आला के पास ही बेशतर इख्तियारात रहे हमेशा। 18वीं तरमीम से पहले भी किस रेफरेंस से, बल्दियाती इदारों और जो बल्दियाती निज़ाम है उसके रेफरेंस से इख्तियारात मुर्तकिज़ रहे हैं सूबाई हुकूमत में, वज़ीर आला में, वहीं पार्क हुए हैं 18वीं तरमीम से पहले। और 18वीं तरमीम के बाद तो मरकज़ से भी इख्तियारात जो है वो वज़राए आला को मिल गए, तम चारों सूबों के और सूबाई हुकूमतों को मिल गए। अच्छा, लेकिन ये 18वीं तरमीम जब 2010 में हुई तो ये तय था तमाम सियासी जमातों के माबैन कि भाई ये अब इख्तियारात मजीद नीचे दिए जाएंगे। और बल्दियाती इदारों के जो इख्तियारात जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में थे, जिसके नताइज बहुत अच्छे बेहतर, पाकिस्तान की मईशत की रफ्तार में भी तेज़ी से इजाफा हुआ था और एम्पावर्ड बाइख्तियार बावसीला मौसर बल्दियाती इदारों का निज़ाम था और मकामी हुकूमत का तस्वुर कायम हुआ था। तो वो भी, लेकिन उन्होंने तो उल्टा जो इख्तियारात थे वो इख्तियारात भी वापस लिए, चुनाचे अब सूबे गुंजलक हो गए, इख्तियारात इस कदर हो गए कि उसको मैनेज करना सूबों के लिए मुश्किल हो गया। एक तो ये मसला हुआ 18वीं तरमीम के। अच्छा, दूसरा अब ये देखें ना कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 70% प्रोविंशियल का, यानी मुर्तजा वहाब पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कचरा उठाने का बेशतर इख्तियार और उसका ठेका देने का बेशतर इख्तियार अब भी सूबाई हुकूमत के पास है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एक्ट की क्या जरूरत है? उसके बाद कराची वाटर सीवरेज कंपनी बोर्ड था, कंपनी बना दी, क्या फर्क पड़ा? सूबाई हुकूमत की तहवील में। इस तरीके से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होती थी, और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, तो वो भी सारी चीजें हर शहर से लेके इर्तकाज है, उसको मरकजियत यानी सूबाइयत उसको सूबे के जेर निगरानी दे दिया गया। तो अब देखें ना, मैं अगर ये कहूँ कि फिर देखें, एक ये बात तो ये निजाम की खराबी है। दूसरा, सिंबॉलिकली अगर गवर्नर सिंध पूरी रात वहां रह सकते हैं, वक्त पर पहुंच सकते हैं, नेवी के कॉमकार को जगा कर उनके स्नॉर्कल, बाउजर्स, फायर टेंडर्स मंगा सकते हैं, जिससे कि कुछ हिस्से की आग को बुझाना मुमकिन था, और 25-26 के करीब लोग वहां से फौरी तौर पर निकाले गए थे। तो यही काम मतलब वजीर आला को भी अगर वो आ जाते। अच्छा सर, जिस तरीके से आपने बात की, आपने वजीर आला का नाम लिया, मेयर कराची का नाम लिया, वो ये कह रहे थे कि उस टाइम पर वो इस शहर में मौजूद नहीं थे। और दूसरी बात ये कि उन्होंने जो रिस्पॉन्स रेट है वो भी बताया है कि अगर 10-26 पर ये वाकया हुआ है तो कितनी देर में जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, रेस्क्यू एहलकार वहाँ पर पहुँच रहे थे।
दूसरी बात ये कि आप भी यही बात कर रहे हैं अपनी जानिब से, वो भी यही बात करते हैं कि जी ये हमारी जो है वो एरिया अंडर में नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे अंडर में नहीं है, ये हमारे जो है वो मुताबिक हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये काम कर रहे हैं। आप भी तो बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यूनाइटेडली मिलकर आप लोग काम क्यों नहीं करते हैं? कराची के लिए काम क्यों नहीं होता है? एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोलाबारी करना, तनकीद के तीर चलाना, या एक दूसरे को जो है वो ब्लेम करना, सर ये कब तक चलेगा? कराची वालों को सुकून चाहिए, वो तो बेचारे शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ भी आग लग जाती। ब्लेम गेम ही सिर्फ अगर होता ना, तो मैं आपकी सारी बातें बड़े आराम से सुन के कह देता कि हाँ, बात ये है कि हकाइक भी तो बताने हैं ना। और उसके बाद अगर हमने अपना दस्ते ताबुन वापस लिया हो और हमने दस्ते ताबुन ना बढ़ाया हो, हमने मस्बत ठोस तामीरी तजावीज ना दी हो और यहाँ से निकलने का उनको रास्ता ना दे रहे हो, फौरी तौर पर उनकी दस्तबरदारी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया हो, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। हमने तो ये कहा कि भाई एमक्यूएम का कभी भी वजीर आला सिंध में नहीं आया, तो एमक्यूएम के पास वो इख्तियार, वो इख्तियार फैसला करने का, सारी वजारतें, सारे महकमे या इवन बल्दियाती मामला भी मेयर के होते हुए भी अगर वजीर आला के पास सारे इख्तियार आते हैं, तो ये सिचुएशन एमक्यूएम को तो कभी हासिल नहीं। तो अगर उनकी तरफ से एमक्यूएम के सिर्फ मेयरशिप के अदवार गिनवा कर एक एक गोल से मुकाबला बराबर हो गया दिखाया जा रहा है कि उन्होंने भी तो ये गलती की थी, उन्होंने भी तो ये काम नहीं किया, तो हमने भी नहीं किया, तो कौन सी बड़ी बात होगी। मतलब इस तरह करके कम से कम 18 साल की जो बिला शिरकत गैरे, जो इख्तियारात वसाइल जमीनों पर, सारा इदारों पे उनका कंट्रोल और कब्जा है, तो उससे वो जान नहीं छुड़ा सकते। हाँ, हम आपको यहाँ से निकालते हैं, दस्ते ताबुन बढ़ाते हैं, आइए अपनी मजलिस से कायमा को एम्पावर कीजिए, जो स्टैंडिंग कमेटीज है सूबाई असेंबली की और बल्दियाती केएमसी काउंसिल की। केएमसी काउंसिल में जमात इस्लामी, पीटीआई, पीपल्स पार्टी तीनों हैं उन मजलिस से कायमा में, और जो यहाँ मजलिस से कायमा उसमें पीपल्स पार्टी एमक्यूएम है। इधर ये एक्ट हो जाए 275 अगर तिजारती मराकज इसी किस्म के हैं जैसा कि प्लाजा था, तो फिर उनकी ताजिर अंजुमनों को बुलाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, एसओपीज बनाते हैं कि फायर डिवाइसेस कैसे लगेंगे, कौन लगाएगा, कौन से लगेंगे। फिर क्या फायर अलार्म हर ऐसी इमारत में नहीं होना चाहिए? स्मोक सेंसर्स, धुआं अगर निकलता है तो उससे अलार्म बजता है, लोग खाली कर देते इमारत। इसकी ड्रिल हर 6 माह के बाद या कम से कम तो ये काम तो मेयर की ही निगरानी में होगा ना, इसमें तो किसी और की। और सूबाई हुकूमत उसको ताबुन दे। अभी सूबाई हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की वडेरे जागीरदार पूरे दूध दही सिंध के वहां है, और ये शायरी सिंध का एक नुमाइंदा है, कराची का बेटा है मुर्तजा वहाब, उसके हाथ मजबूत करें। इस मेयर के इख्तियार देखिए, धांधला हुआ धांधला, 50 सीटें कम हुई, हमारी मेयरशिप छीन ली गई, हमने बाइकआउट कर दिया, ठीक है, लेकिन अब तो तुम मेयर हो भाई, अब तो तुम्हारा ही पार्टी का एक फर्जंद कराची का बेटा, तो उसके हाथ तो मजबूत करो, इसको तो ये सारी सहूलतें दो। अगर रेन रिलीफ बारिशें हुई, तुम भी दौरा कर रहे हो, वजीर आला मेयर भी कर रहा है, लेकिन 50 अरब का एक रिलीफ पैकेज अगर मेयर को दे देते कि भाई ये सड़कें बनाओ, ये टूट फूट हुई, ये नाले पहले से साफ करके रखो, साल में 2 बार साफ करो, ये तो देखिए ना रॉकेट साइंस थोड़ी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल फारूक भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कराची का मसला हल करना तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी बनती है, और ये सबका मिलकर काम है कि अब बातों से आगे निकलकर ना कोई प्रैक्टिकल काम कर लिया जाए, सोल्यूशन की तरफ आया जाए। जी जी, 2 तरीके से जिम्मेदारियों का बोझ बांटो। क्यों अपने ऊपर ले रहे हो सारा मलबा, खुद क्यों उतारो? कायमा कमेटियों को एक्टिव करके उनको रिस्पांसिबिलिटी दो, ताकि पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमात इस्लामी बल्दियाती मामलात में सब जिम्मेदार हो जाएं। एमक्यूएम को सूबाई असेंबली की कायमा कमेटियों में साथ शामिल कर लो हर फैसले में, तो वो भी जिम्मेदार हो जाएंगे। फिर ये तो नहीं होगा कि हम आपका टाइम और आवाम का टाइम जाया करें एक दूसरे पर इल्जामात लगा के, लेकिन फिर ये हकाइक बताने पड़ते हैं। फायर जो अलार्म है, स्मोक डिटेक्टर्स हैं, इसमें कौन से रॉकेट साइंस है, ये तो सब चीजें ये नस्ब होनी चाहिए, ये इमारत के अंदर नस्ब होनी चाहिए। चलिए इस पर मजीद बिल्कुल इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जी जी बिल्कुल, अलामती इलाज हाँ। एक माल जाती इलाज है 140A 144 शहर पाकिस्तान के कराची, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें। देखें बिल्कुल फारूक भाई, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें, तो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, वापस आएंगे कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक। सानिया गुल प्लाजा से लेके कराची के मसाइल पर बात करने के लिए एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, जिस तरह से आप डिस्कशन कर रहे थे कि भाई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मिलकर बैठकर बात कर लेनी चाहिए, आप तैयार हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स क्या कहते हैं, क्यों नहीं आप सब मिल के बैठ जाते, क्यों नहीं इस कराची की डेवलपमेंट के लिए काम करते। ये सानिया हुआ है, ऐसा सानिया आगे ना हो, इसके प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाए। अब सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। बहुत बातें हो गई, एक दूसरे के ऊपर बहुत तनकीद हो गई। अब आई थिंक इट्स टाइम टू वर्क नाउ। नहीं, इसीलिए देखिए मैं हाँ। ये कह रहा हूँ ना कि एक तो मैंने अलामती इलाज बता दिया कि भाई फायर अलार्म हो, स्मोक डिटेक्टर्स हो, ताजे तंजीमों को बुलाकर एसओपीज बनाएं हाँ। और 275 इन इमारतों को कम से कम आप महफूज कर लें। बाकी इसके अलावा जो बड़े और कमर्शियल प्लाजाज हैं, इसके अलावा जो ऐसी इमारतें हैं कि जहाँ दफातर भी हैं, हाँ। जहाँ रिहायशी जो है वो रेजिडेंसेस भी वहाँ मौजूद हैं, तो उनके लिए भी यही निज़ाम इसी तरह एंगेज लोगों के साथ मिलकर काम करें और एंगेज करें और एसओपीज बनाएं। देखिए, दूसरा है कि मेयर और काउंसिल को एम्पावर करें। चाइना कोई डेमोक्रेसी नहीं, वन पार्टी रूल है, लेकिन 15 पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं। शंघाई के 4 कैंटून, 4 मेयर वहां मुंतखब होते हैं। वहां सीवेज डिस्पोजल हो, पानी की फराहमी हो, कचरा उठाना, उसकी डिस्पोजल हो, प्ले स्पोर्ट्स एंड गेम्स हो, ग्राउंड्स हो, पार्क्स हो, छोटी घरेलू सनतें हों, स्कूल कॉलेजेस हों, अस्पताल डिस्पेंसरियां हों, ये यूनिवर्सिटीज, यहाँ तक के एसएमई स्मॉल, यानी हर चीज वहां पर बल्दियाती इदारों और मेयर के इख्तियार में है उनके पास। इसीलिए ये 140A की इंटरप्रिटेशन गलत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन में हमारे हक में फैसला दिया, जस्टिस गुलजार अहमद शेख ने, और कहा कि ये सारे सूबों के बल्दियाती कवानीन मुतसादिम आर्टिकल 140A से तो ये हमारी पिटीशन को उन्होंने हमारे हक में फैसला दिया। अब हमने ये कई सालों से ये आईनी तरमीम पैकेज दिया, 26वीं में नहीं आया, 27वीं में आते आते रह गए। खुशखबरी दी वजीर आजम ने, फिर भी नहीं लाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध इसकी मुखालिफ है। पीपल्स पार्टी पंजाब नहीं है, उसने हमारी इस तरमीमी पैकेज की हिमायत में एक जो है वो इत्तफाक राय से पंजाब असेंबली ने करारदाद पास की और इस तरमीमी बिल के हक में पास की। तो एमओयू है हमारा पीएमएलएन के साथ, उन्होंने यकीन दिलाया कि अब 28वीं तरमीम में ये जरूर आएगा। अब चाइना जैसे मुल्क में अगर एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी नहीं है। अमेरिका में आप जोहरान मुमदानी के जादू को देखिए, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, कम्युनिटी, हर चीज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, हर मतलब बुनियादी मसला एक शहर का, एक मोहल्ले का, वो मेयर और टाउन्स और यूसीज उसको हल करती हैं। तो अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इस बिल को पास करें, 140A की तस्दीक करें। वो कहते हैं कि ना हिंग लगे ना फिटकरी और रंग चौका, ये सारे मसले हल हो सकते हैं। अब उसके बाद सर, असल मसला ये है, ये मसले तो सारे हल हो सकते हैं, हर्डल कहाँ आती है, और हर्डल वहीं आती है जब सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर नहीं बैठते, बात नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करते हैं। दूसरा, अब अगर कराची के अवाम के हवाले से मैं बात करूं तो जो कराची के अवाम है वो तो ऑलरेडी इतने मसाइल का शिकार है। आप देखें, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, अभी सर्दियों में भी लोड शेडिंग है, फिर पानी का निज़ाम जिस तरह से है, उसके अलावा कचरा, आप देखें सेहत के मसाइल, मतलब कौन सा ऐसा मसला है जो कराची में नहीं है। यानी सुबह उठ के अगर आम शहरी घर से बाहर निकल रहा है तो वो ये मास्क लगा के जाता है कि जी धूल मिट्टी होगी। और सड़कों के हालात आप देखें, जाहिर सी बात है अवाम जो है वो उन्हीं लोगों की तरफ देखते हैं, आपका वोटर आपकी तरफ देखता है, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन लोगों से भी बात की जाती है। अवाम तो यही कहते हैं ना भाई, आप लोगों के जो भी इश्यूज हैं वो इश्यूज होंगे, लेकिन आप लोग इसको सॉल्व करें और बात करें। कराची के अवाम को बिजली कौन देगा, कराची के अवाम को गैस कौन देगा, कराची के अवाम के मसाइल हल कौन करेगा? सर, क्यों नहीं आवाज उठाते? मेरे ख्याल में ये आवाज ही उठाने का सिलसिला है जो अब ज्यादा बुलंद आवाज में आपके सामने आ रहा है ना। पहले थोड़ा एमकेएम ने कई मौके थे जहां कंप्रोमाइज किया, 26वीं पे किया, 27वीं पे कर लिया, लेकिन मैं आपको ये आज बता दूं कि 28वीं तरमीम और ये आईनी तरमीमी बिल 28वीं तरमीम का हिस्सा हो, ये हमारी रेड लाइन है। पहली बात तो ये, फिर हमने उसी को पैरेलल अवामी मोबिलाइजेशन के लिए कराची बचाओ मुहिम शुरू कर दी है और उसमें हम कराची के सारे स्टेक होल्डर्स के पास जा रहे हैं, जिसमें सियासी जमातें भी हैं, मजहबी जमातें भी हैं, तमाम पेशा वराना तबका से ताल्लुक रखने वाले कराची के जो प्रोफेशनल शहरी हो सकते हैं उनकी अंजुमनों, उनके पास ताजिर अंजुमनों, सनतकार जो
तंजीमें, सबके पास जाके ईद के बाद मेरे ख्याल में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करके एक मध्यम लीग ये मसाइल जो आपने भी गिनवाए अभी, इन मसाइल के लिए अगर बड़ी मोबिलाइजेशन करनी है तो आज मैंने कल अंदिया दिया इसका, जो हमारा एंड कल्मिनेट होगी ये तहरीक कि 10,000 लोग अगर आजाद कश्मीर में सड़कों पर बैठे थे तो पूरी पाकिस्तान की वफाकी काबीना वहां सड़क पे जाके बैठकर उनके तमाम मुतालबात तस्लीम करती, तो इंशाअल्लाह फिर मेक नो मिस्टेक, कराची को फिर हल्का ना ले, हमारे कंप्रोमाइजेस, हमारी जो फराख दिली जो है और जमहूरियत पसंदी, उसको हमारी शराफत का नाजायज फायदा ना उठाए। फिर कराची में 10,000 नहीं 10 लाख लोग किसी बड़ी शाहराह पर आकर बैठेंगे और वफाकी हुकूमत को भी और सूबाई हुकूमत को भी आकर वहां पर बैठकर भी सारे मुतालबा तस्लीम करने होंगे। फिर जहेज भी हम लेंगे, लड़की भी लेंगे और जहेज भी लेंगे। ये अगर लड़की है तो फिर जहेज में इंतजामी यूनिट्स और सूबे भी फिर नए बनने की बात होगी, और उसके बगैर भी फारूक भाई ये जो कुछ भी हो ना, जो कुछ भी हो, ये बेटरमेंट के लिए होना चाहिए डेफिनेटली। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कराची बचाओ मुहिम, तो मजीद आपकी स्ट्रेटेजी क्या है इस मुहिम में? आप और किन किन लोगों को इंक्लूड करेंगे? ईद के बाद से आप स्टार्ट करने जा रहे हैं? नहीं, स्टार्ट हमने कर दिया। सोशल मीडिया पे ये वीडियोस आम शहरियों की तरफ से वायरल हो रही है कि आवाज उठाओ कराची बचाओ, और उसमें कचरे का ढेर हो, उबलते गटर हो, टूटी सड़कें हो, लाइनें पानी की टूटी हुई हो, रेड लाइन जिसकी कोई डेट ऑफ कंप्लीशन नहीं है, इसी तरीके से हब कैनाल थी, इसी तरीके से शारे भुट्टो का जो सूरत हाल हुई, फिर इसी तरीके से करीमाबाद का जो अंडरपास है, फिर जो है वो कोरंगी और डीएचए का फ्लाईओवर, ये सारी चीजें इनको लेकर लोगों को कहना है कि भाई अब इसके लिए हम सबको मोबिलाइज जो है वो बाहर निकलना होगा। और अगर हमने ये नहीं किया तो ये क्या कराची के लोग सत्तू पीकर बैठे हैं या उनकी कोई अपनी, देखिए कराची के लोगों को तो फारूक भाई आदत हो गई है अब ये सब बर्दाश्त करने की। आप देखें ना कि जुल्म सितम ये है कि अगर वो वीकेंड पे भी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वहां भी आग लग जाती है। मतलब किसी किस्म का कोई निजाम ही नहीं है। अगर कोई घर से निकल रहा है, पोल्यूशन है, ट्रैफिक जैम है, एक्सीडेंट है, कातिल डंपर है। मतलब कराची के अवाम के लिए तो शायद कोई भी नहीं सोच रहा है, उस तरीके से कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। जी देखिए एक सिंपल सी बात है ना कि अगर कोई इब्राहिम एक 4 साल का बेटा गटर में अपनी वालिदा के साथ शॉपिंग के लिए कहीं गया था ना, मिलेनियम मॉल की तरफ, और वहां वो गटर में गिर के जान बहक हो जाता है, और उसके बाद ब्लेम ये मानता है कि यूसी की जिम्मेदारी थी जो जमात इस्लामी की है, टाउन की जिम्मेदारी थी जो जमात इस्लामी के वहां चेयरमैन है, या मेयर कराची जो कराची के। सिंपल बात, वजीर आला और मेयर कराची मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये जो गूमगू है ना, लोगों को हमने उलझाया हुआ है, पिंग पोंग, इधर से इल्जाम आ रहा है तो इधर आप देख रहे हैं, ये टेबल टेनिस। हम हर यूसी को साल का इतना पैसा देंगे, वो खुद अपने गटर के ढक्कन साइज के हिसाब से डिवाइस करें, रखें, और जहां देखें वहां, ये आइंदा से यूसी की जिम्मेदारी होगी। अपनी जिम्मेदारी को खत्म करे, लोगों को तो बता दें कि अब आप जिम्मेदार नहीं है, कोई तो कदम उठाए, इतना बजट एलोकेट कर दें गटर के ढक्कन के लिए, ताकि एक मसले की अजियत से तो लोगों को निजात मिल बैठकर बात करनी होगी, तमाम स्टेक होल्डर्स को यूनाइटेडली बात करनी होगी, इस मसले का सोल्यूशन निकालना होगा। और एक आखिरी बात कि गवर्नर श्रीनगर पहुंच सकते हैं वहां पर वक्त पर, और वो सारे केपीटी को, सिविल एविएशन को, नेवी को बुलाकर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अगर मेयर कराची में नहीं थे तो वो वजीर बल्दियात को कहते कि यार मेरी जगह आप चले जाओ, वो उसी वक्त चैनल्स पे आते कहते मैं कल सुबह की फ्लाइट लेकर आ रहा हूँ, इतने बजे वहां पहुंचूंगा। 23 घंटे बाद पहुंचने के बाद भी नहीं बता रहे कि कहाँ थे, अब पता चल रहा है कि चलिए सर बात वही है ना। जी 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 अब अपनी पोजीशन को खुद क्यों कमजोर करते, जो हकायक के बताए ना, और जिम्मेदारियों का बोझ बांटे, क्यों इतना बोझ उठाया हुआ है जो आप नहीं उठा सकते, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है पूरी दुनिया में। चलिए सर बस बात वही है ना कि अब ये तनकीद से निकल कर ना हमें काम पर आना पड़ेगा और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब हमारे साथ इस वक्त शो में, आपके कीमती वक्त के लिए बेइंतहा शुक्रिया। और जिस तरीके से ये तमाम स्टेक होल्डर्स बैठते हैं, बात करते हैं, तो हमारा मकसद यही होता है कि भाई आप यूनाइटेड होकर कराची के अवाम के लिए काम कीजिए। कराची के जो अवाम है उनको सुकून चाहिए, कराची के अवाम को पीस चाहिए। कराची के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो यहाँ पर सुकून से रहें, वो यहाँ पर बग़ैर पोल्यूशन के रहें, बग़ैर कातिल डंपरों के रहें, वो यहाँ पर बिजली, गैस और पानी की फरहमी के साथ रहें। कराची के अवाम को बुनियादी सहूलियात चाहिए, इसके लिए इन तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल के बैठना होगा। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं ब्यूटी से रिलेटेड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा ही थोड़ी है कि आपने शक्ल ही फोकस करनी है, सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि आपने चेहरे के बारे में बात ही करनी है। अच्छा भाई, आपने परफेक्ट मेकअप किया हुआ है, आपका मेकअप बड़ा परफेक्ट है, लेकिन आपके बाल अच्छे नहीं बने हुए, आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे, कितने एक्सटेंशन लगा लेंगे आप, कितना ज़्यादा रोज़ाना रोज़ाना कहीं जाना है आना है, मतलब आप वर्किंग वुमेन है या वट एवर, आपने पार्टी में जाना है, आपने शादी में जाना है, किसी भी इवेंट पे जाना है, लेकिन आप घर में हर वक्त एक्सटेंशंस नहीं लगा सकते। आपको अच्छे बालों की ज़रूरत होती है, घने स्याह चमकदार बालों की आपको ज़रूरत होती है। तो हमने सोचा कि आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि चमकदार घने स्याह लंबे बाल जो हैं वो वाकई मुमकिन है या नहीं है, और इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या रेमेडीज़ हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो मुनिज़ा शेख मौजूद हैं, हर्बलिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं। मुनिज़ा, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, आई एम वेल, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। चलें जी। मुनिज़ा, ये बताएं कि लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई उनके बाल जो हैं वो लंबे तो हो जाते हैं लेकिन घने नहीं होते, अगर घने हैं तो वो फिर लंबे नहीं हो रहे। अच्छा, एक इशू ये है, फिर खुश्की है, फ्रिजी हो जाते हैं, या फिर इतने कर्ली हो जाते हैं। नेचुरल कर्ल तो वो एक अलग है, लेकिन वो तो दूसरा वाला कर्ल होता है ना, जो मैसी कर्ल होता है, वो हो जाते हैं। इससे कैसे बाहर आया जाए? ये कैसे मुमकिन है कि जो है वो शाइनिंग वाले हेयर्स जो हैं वो लोगों के हो जाएं, और कोई ऐसा टोटका हो, कोई ऐसी रेमेडी हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? अच्छा, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बालों की केयर है। ठीक है। आपको पता है हमारे बाल एक तरह की खेती है। जैसे आप कोई फसल उगाने के लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं हार्वेस्टिंग तक, हाँ, इसी तरह बालों को भी अगर आपने लंबा घना हेल्दी रखना है ना, तो आपको इसकी अच्छे से प्रूनिंग करनी होगी, इसको प्रॉपर तरीके से आपने खाद डालनी होगी। सही। नॉर्मली नहीं करते हैं, यू हाँ, सी। आपके जो हेयर शाफ्ट होते हैं, आपके जो स्कैल्प पे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, आपके यस, जो कैरेटिन का लेयर होता है शाफ्ट के ऊपर, वो सब इम्पोर्टेंट होता है। वो सिर्फ उस वक्त आता है कि जब आपकी स्कैल्प हेल्दी हो, स्कैल्प के अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो हेल्दी हो, उनको नरिशमेंट मिल रही हो। अब ये नरिशमेंट आप इंटरनली देते हैं बेसिकली, हाँ, क्योंकि आपकी जो सबसे पहली चीज देखी जाती है ना हेल्थ की किसकी कैसी है, तो हम उसके बाल देखते हैं कि बाल कहाँ खड़े हुए हैं, या बाल की हेल्थ कैसी है, उसमें शाइन है नहीं है, उसकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही। हाँ, फिर जाके स्किन पे आते हैं या आईज के स्पार्क पे आते हैं कि कितनी हद तक इंटरनली हेल्दी है। तो आप कोशिश करें कि आप इंटरनली हेल्दी रहने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लें। अपने स्कैल्प का मसाज जरूर करें डेली। आप सही। हाथ से करें, आप ऑयल से करें, या आप कोक से या ब्रश से करें, बट करें डेली सही। हल्का हल्का थोड़ा सा। और इतना प्रेशर होना चाहिए कि वो थोड़ा रेडिश हो जाए, सर्कुलेशन आए। जब सर्कुलेशन आती है ना, तो वहां पे मूवमेंट की वजह से एक्टिवेट होते हैं ग्लैंड्स, और वो हेल्दी होते हैं। वहां कोई खुश्की नहीं रहती, वहां कोई फंगस नहीं बन पाता, वहां कोई ऐसी चीज नहीं होती जो आपके पोल्यूशन की वजह से ग्लैंड्स को या जो पोर्स है उसको ब्लॉक कर रहे हो। सही। तो आप कोशिश सबसे पहले ये करें कि आप स्कैल्प की हेल्थ अच्छी करें। अच्छा। उसकी बहुत जरूरी एक चीज है जिसको हम कहते हैं कि आप स्क्रब बना लें। ओटमील लें थोड़ा सा, उसमें आप बेकिंग सोडा हल्का सा डालें और शुगर डालें, उसको मिक्स करें, और थोड़ा कोई माइल्ड सा शैम्पू ले लें, या तो बेबी शैम्पू ले लें या कुछ भी ले लें, उससे स्कैल्प का स्क्रब करें। उससे ये होगा, बहुत सॉफ्ट हाथों से करें, बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है। जब आप इसका स्क्रब करेंगे तो एक लेयर उतरेगी, जिसे डेड स्किन की लेयर भी कहते हैं। तो वहां पे एक तो फंगस कभी नहीं आएगा। आप हफ्ते में एक दफा तो ये किया करें। अच्छा। अगर हफ्ते में नहीं कर सकते तो 15 दिन में मिनिमम कर लिया करें। उससे ये होगा कि आपकी जो स्कैल्प की हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। सही। जब वो स्कैल्प की हेल्थ अच्छी रहेगी तो वहां से खुद शाइन आना शुरू हो जाएगी। वो शाइन आएगी आपके पूरे बालों के शेफ्ट पे आएगी, और वो आपको दूर से नजर आएगी। और इसके बाद आपने अपनी जो शेफ्ट की शाइन के लिए एक और चीज करनी होती है, वो आपकी न्यूट्रिएंट होता है। आप कोशिश करें आपकी डाइट में आयरन और जिंक हो। आयरन आप किसी भी फ्रूट से, सप्लीमेंट से, या हर्ब्स में अगर आप हल्दी लेते हैं, हल्दी तो हम कहते हैं हब्बुर रशाद को,
रेड कलर के होते हैं, जो आपने अक्सर गाजर के अचार में देखा होगा, रेड रेड फूल जाते हैं, बिल्कुल उसको हब्बुर रशाद कहते हैं। आप वो अपनी डाइट में रात को सोख करके रख के 1/4 चम्मच और सुबह वो ले लें। ठीक। उससे ये फायदा होगा कि आपका आयरन मिलेगा। पंपकिन सीड ले लें या आमंड्स ले लें, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा हाफ स्पून के जितना डेली रखेंगे तो आपके जिंक डेफिशिएंसी नहीं होगी। ये दोनों आपके बालों की ग्रोथ में हेल्प कर रहे होते हैं। सही। फिर डाइट आप ऐसी रखिए जिससे आपकी गट हेल्थ अच्छी हो। गट हेल्थ जितना अच्छी gut हो, health- हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है मुन्नज़ा। अच्छा, जिस तरीके से आप ये रेमेडी ओवरऑल बता रही हैं, ये सारी चीज़ें बता रही हैं ना, इसका फ़ायदा बड़ा होता है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, लोग थक जाते हैं। लोग कहते हैं भाई ये तो बहुत लंबी रेमेडी है, बहुत प्रोलॉन्ग हो गया है, लेकिन लोगों को ये बताएं, इस पे एम्फेसाइज करें कि इसका बड़ा फ़ायदा है, ये बड़ा बेनिफिशियल है और इससे आपके जो हेल्थ है, बालों की जो सेहत है वो अच्छी होगी, बाल लंबे होंगे, घने होंगे। एग्जैक्टली देखो, जितना आप केमिकल से, हीट से, पोल्यूशन से अपने बालों को सेफ रखेंगे, हाँ। स्कॉचिंग सन से महफूज रखेंगे, आप बाहर निकलते भी जरूर कवर क्या करें सर को, क्योंकि सर कवर करने से आपकी डायरेक्ट हीट नहीं मिलती। ऑलरेडी हीट इतनी आपको हम ब्लो ड्राई कर रहे होते हैं और हाँ। दूसरी केमिकल यूज कर रहे होते हैं, तो उससे हमारे जो बाल हैं वो बिल्कुल ड्राई फ्रिजी से हो जाते हैं। जी। आप ये चीजें करेंगे, हफ्ते में एक दफा करें या आप डेली ना करें, लेकिन आप एक दिन अपने आप को दें। वो जो आप एक दिन अपने आप को देंगे ना, वो हाँ। इस तरह की टेंशन में, जो एंजाइटी में आप टाइम वेस्ट कर देते हैं ना, सही। वो फिर आप खुश रह के आपके डोपामिन के साथ आप एंजॉय कर रहे होगे कि वाओ, आई हैव गुड हेयर, आई एम Yes. सेटिस्फाइड विद माय हेयर, आई हैव टेकन गुड केयर ऑफ माय सेल्फ, ऑल दैट। तो आपकी इंटरनली हेल्थ जब आप केयर करेंगे तो अच्छी होगी। आप सारे काम छोड़ दें, आप अपने आप को 1 घंटा दें। रात को भिगोना होता है, बहुत सारे लोग मेथी दाना अलसी भिगो दें, सुबह लगा ले, हाँ। फिर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद वॉश कर ले। कुछ टाइम नहीं लगता, सिर्फ हमारी सोच ऐसी हो गई है। हाँ। हम लोग बहुत लेजी हो गए हैं, लेजी हो गए, sedentary हो एग्जैक्टली। गए। हाँ बिल्कुल। जाके ना वो Sedentary life महंगे की- महंगे शैम्पू जरूर खरीद के ले आते हैं लोग, लेकिन जहाँ पे असल फायदा है, जो रेमेडीज हैं जो कि फायदा देती हैं, वो करने में लोगों को ना थोड़ा सा मुश्किल लगती है, नहीं होने सा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आप जितने भी केराटिन केमिकल वाले मास्क यूज कर लें, आप एक घर का बना हुआ मास्क यूज करें, हाँ। आपको इंस्टेंट फर्क लगता है, क्योंकि वो जो नेचुरल चीजें होती है ना, जी जी। वो आपकी बाल जल्दी से पीना शुरू कर देते हैं। जैसे झाड़ में पानी, बारिश बरसती है तो कितना ग्रीनरी आ जाती है, बिल्कुल उसी तरह आपके बाल भी तरस रहे होते हैं मॉइस्चर के लिए, हाँ। हेल्थ के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। आप जैसे ही सर पे लगाते हैं ना, वो खाते। सही। जब आपने केमिकल यूज किया ना, तो वो आपके ब्रेन में भी जाते हैं, आपके इंटरनली बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सही। फिर आपके फंगस होता है, फिर आपके डैंड्रफ हो जाता है। तो आप सब जब चाहते हैं कि वो सारी अच्छा चीजें ना हो। अच्छा मुनिज़ा, डैंड्रफ जो है ना, ये सर की खुश्की, इसका इलाज बताएं, क्योंकि ये रिपीट भी होती है और ये लोग कहते हैं थोड़ी बहुत खुश्की खत्म हो गई, वो समझते जी सर खुश्की से पाक हो गया, हालांकि ऐसा नहीं होता। ड्राइनेस वहाँ पर होती है, डैंड्रफ होती है और वो बहुत तंग करती है लोगों को, और उस वजह से लोगों की नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। फिर मैं ये कहूंगी कि अगर आप 1 चम्मच आलमंड ऑयल डेली यूज कर लें, हाँ। या आप 1 चम्मच कैस्टर ऑयल यूज कर लें, क्योंकि कैस्टर ऑयल और आलमंड ऑयल आपकी गट हेल्थ अच्छी करते हैं। जैसे ही हेल्थ अच्छी होती है तो हाँ। न्यूट्रिएंट आपके पूरी बॉडी में थ्रू योर ब्लड सर्कुलेशन मूव करती है। मूव करती है। आपको जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहां वो पहुंचाती है न्यूट्रिएंट। सही। तो जब आप मुनिज़ा, अपनी- यहीं से इस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस वो डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि हमारे जो ओवरऑल हमारे जो हेयर्स हैं, हमारे जो बाल हैं, उनको हम कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, और इसके जो मसाइल हैं, खुश्की है, सिबोरिया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। सर में फंगस भी हो जाता है, तो ये कैसे जो है इसकी रेमेडीज़ हैं, इनका सोल्यूशन क्या है। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। बालों को कैसे घना से या चमकदार बनाया जाए और खुश्की से कैसे बचा जाए, मुनिज़ा हमारे साथ है। मुनिज़ा, हम बात कर रहे हैं डैंड्रफ की, कि खुश्की दूर करने का तरीका क्या है, क्योंकि लोग जब भी ये कोई रेमेडी करते हैं, कोई शैम्पू लेके आते हैं, उससे वक्ती तौर पर तो फ़ायदा होता है, लेकिन फिर दोबारा जो है वो खुश्की आ रही होती है बालों में, और बालों की कंटिन्यूसली केयर कैसे करनी चाहिए,
कौन सा ऑयल जो है सर में लगाना चाहिए जिससे बाल आपके शाइनी शाइनी से रहें, फ्रीजी ना हो, बहुत ज़्यादा रूखे ना हो, और जो स्प्लिट एंड्स होते हैं ना वो भी बहुत सारे लोगों को हो रहे होते हैं, तो इन सब चीज़ों को कवर अप करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, अगर आप डायरेक्ट सिर्फ बेस बना लें कि आपने डैंड्रफ नहीं होने देना, तो कोशिश करें कि एक दफा हफ्ते में स्क्रब जरूर यूज करें। ये अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डैंड्रफ आपके आने की वजह ये होती है, समटाइम इट्स नॉट डैंड्रफ, इट्स योर फंगस, सही जो आपके पोर्स बंद होने की वजह से ऊपर एक लेयर आ जाती है। सही। और फिर आपने सिर्फ देखा होगा डैंड्रफ में छोटे छोटे दाने भी आ जाते हैं। वो जो छोटे दाने जेड से होते हैं ना, उसमें फिर पस आना शुरू हो जाता है, फिर वो आपको इरिटेशन के शुरू हो जाती है कि आप इचिंग कर रहे होते हैं या आपको डिस्टरबेंस हो रही होती है कोई भी काम करते हुए। वो इंडिकेशन होती है कि इट्स नॉट जस्ट डैंड्रफ, ये आपकी फंगस भी हो सकती है। तो आप बालों का स्क्रब करें। आप डाइट में दही बहुत जरूरी है, उसमें आप किशमिश भी लें, क्योंकि किशमिश या मुनक्का या अंजीर, ये सारी वो चीजें हैं जिसमें आपको आयरन और जिंक और आपको पंपकिन सीड ऐड कर दे। तो एक छोटा सा कंपाउंड बना लें अपने लिए, अलग से जार बना के साइड पे रख लें। डेली एक स्पून, आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं तो कर ले, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कर ले, कॉलेज जा रही हैं बच्चियां तो कर ले। एक स्पून खाना है, दूध से खा ले, चाय से पी ले, या नाश्ते के साथ उसको ऐड कर दे, योगर्ट में डाल के खा लें। ये अपनी आदत डालें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी बालों की हेल्प नहीं करेगी, आपकी पूरी बॉडी की ड्राइनेस खत्म करेगी। जो डैंड्रफ होती है ना, इट्स नॉट जस्ट ऑन योर स्कैल्प, ये आपका एक सिस्टम चल रहा है, और वो उस सिस्टम में आपने देखा होगा एक चीज प्रोमिनेंट होती है जो आपको नजर आ रही होती है, बाकी सारी चीजें वो इफेक्ट हो रही होती है। चाहे वो आप देखेंगे कॉन्स्टिपेशन भी हो रही है डैंड्रफ के साथ, आप देखेंगे स्किन पे रैश भी आ रही है, आप ये देखेंगे आपका माउथ भी ड्राई हो रहा है। तो ये सारी चीजें एक साथ आती है। आप कोशिश करें कि ये योगर्ट ले लें, उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के और ये थोड़े से नट्स डाल के डेली खाना शुरू करें। जब आपके अंदर से मिलेगी, ऊपर से स्कैल्प की सफाई करें। डेली आपने इसको स्क्रब करके अच्छे से बारीक वाली जो कोम होती है उससे सारी डैंड्रफ निकालनी है। ये आपने 2-3 दफा ही करना होगा और आपका चला जाएगा। फिर आप एप्पल साइडर विनेगर पानी में भर के थोड़ा सा स्प्रे करें और फिर उसके बाद धो लें। ओके। तो शाइनी आती है बालों में, और आपकी जो फंगस भी होती है और डैंड्रफ हो रही होती है वो बाहर निकल जाती है। सही। लेकिन ये आपने रिपीटेडली कुछ दिन करना होगा, कुछ दिन की मतलब 4, 5, 6 दफा करना होगा, तो आपके स्कैल्प क्लीन हो जाता है। फिर 5 दफा के बाद आपकी आदत हो जाएगी। अब जब आप उसका रिजल्ट देखेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, मैं इसकी केयर नहीं कर रही थी, तो जिसकी वजह से मेरे बालों में प्रॉब्लम आ रही है। अब ये प्रॉब्लम एक दफा नहीं होती, ये विद टाइम रिकरेंट होती है। विद टाइम इसका बार बार आने की वजह से आप डिफरेंट शैम्पू यूज कर रहे थे, डिफरेंट केमिकल सीरम्स, हर चीज यूज कर लेते, तो वो उस पे एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ रही होती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली। और वो इतना थिक हो जाती है आपकी डैंड्रफ भी और फंगस भी कि उसको उतारना फिर मुश्किल है। फिर वहाँ सेकेंडरी इन्फेक्शन शुरू होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन फिर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो एक्जिमा भी हो सकता है, सोराइसिस भी हो सकता है। तो उस स्टेज से बचने के लिए वो तो फिर अलग अलग फॉर्म आ जाती है, फिर वो स्किन की सीवियर कंडीशन हो जाती है ना, सोराइसिस की तरफ चले जाएं, एक्जिमा की तरफ चले जाएं। बट वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरफिशियली जनरल इश्यूज ना, जो ये डैंड्रफ है या फिर ये जो आप देखें दाने दाने से हो जाते हैं सर में, और बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था जैसे स्टिकी हो गया है स्कैल्प ना, बहुत आपको बार बार ऐसा लग रहा होता है कि ऑयल आ रहा है, बार बार जो है वो आपको ऐसे फील हो रहा होता है कि भाई अभी आपने वॉश किए थे अपने बाल और उसके बाद 5-6 घंटे बाद दोबारा से जो है ऐसा लगता है जैसे सर में ऑयल आने लगता है। ये लोगों की बड़ी प्रॉब्लम होती है। मुनीज़ा, इसके लिए क्या रेमेडी है? अच्छा, इसके लिए देखिए, हर बंदे का टेम्परामेंट डिफरेंट होता है। हाँ, किसी का टेम्परामेंट, अगर आपके अगर स्कैल्प के बाल ऑयली हैं तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीट किया जाता है। उसके लिए फिर हम ऑयल यूज नहीं करवाते, और अगर करवाते तो सिर्फ आंवला ऑयल यूज करवाते हैं। विटामिन सी होता है एक, तो वो आपका स्कैल्प क्लियर भी करता है, बाल भी लंबे करता है, और उसमें एक बाइंडिंग क्वालिटी होती है आंवला में कि वो बाल गिरने नहीं देता। सही, मतलब वो यूज करना चाहिए।
ये ऑयली हेयर है, तो फिर किसी का ड्राई होता है तो हम उसे कहते हैं कि आप मेथी दाना यूज करें या अलसी करें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। कोकोनट ऑयल यूज करें, कोकोनट ऑयल थोड़ा सा थिक होता है कंसिस्टेंसी में सही। एज कंपेयर टू सेसमी या फिर ऑलिव ऑयल। तो कोकोनट ऑयल आपकी बालों को शाइन देता है अगर आपके बाल ड्राई हो तो। हाँ। लेकिन अगर आपके बाल ऑलरेडी ऑयली हैं तो हाँ। आप बिल्कुल कोकोनट ऑयल यूज ना करें, आप यूज करें जो हल्के तेल होते हैं जैसे सही। आंवला का हो गया, या आप कोई ऐसा तेल ले लें जिसमें ज्यादा फैट्स कम हो, जैसे सेसमी मैंने आपको बताया, जी ऑलिव जी। मैंने बताया थोड़े से गर्म होते हैं। अच्छा। ये आपके बालों को क्लीन भी करते हैं, थोड़ा सा ड्राई भी रखते हैं। और अगर आप के बाल ऐसे हैं कि आपके मीडियम है और ना ड्राई है ना ये है, किसी पैच पे बहुत जी ज्यादा जी। ऑयली है, कि पैच पे ये है, कुछ लोगों को देखा होगा आप जब अपने आप को कवर करते हैं तो कान के पीछे बहुत पसीना आने की वजह से वहां उनके सही। बहुत बिल्कुल प्रॉब्लम होता बिल्कुल है। ठीक कह रही हैं कि ये तमाम तर चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए और अपने अपनी अपनी चीज़ों का, अपनी सेहत का, अपने बालों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और जो आपने रेमेडीज़ बताई हैं दस्त हैं, आई होप कि हमारे व्यूवर्स जो हैं इनको ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि भाई आपके बाल और आप मतलब आप राइज एंड शाइन करें, और बालों की सेहत बड़ी ज़रूरी है। बाल चमकदार होने चाहिए और अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि बात वही है कि आपने अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना तो फिर किसने रखना है। बहुत शुक्रिया मुनिज़ा, आप हमारे शो पर आई। अच्छा जी, शो का टाइम एंड अप हो गया है। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और देखना ना भूलें सीरियस 10।